Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Inside online and those who will watch this video on YouTube. Today's our eighth session for Python specialization. We have total 19 specialization. So this is the first specialization, which is a Python specialization, but not general Python, but Python for data science. All right. So अच्छा, just have a quick recap what we have learned. हम लोगों का जो फर्स्ट सेशन था उसमें हम लोगों ने डाटा टाइप पे फोकस किया था। फोर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को देखा था, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। ये फोर आपकी प्रिमिटिव, जिसमें से थ्री जो थी, इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग, वो तो हम लोगों ने शुरू से स्टार्ट कर रहे थे। और जो बूलियन है वो हम लोगों ने जाके कंडीशनल स्टेटमेंट जब हमने स्टार्ट की तो जब वहां पे जाके हम लोगों ने उस चीज को देखा। तो ये फोर प्रीमिटिव हो गए आपकी डाटा टाइप। लेकिन इसके अलावा भी और डाटा टाइप थी जो कि डाटा स्ट्रक्चर भी थे। वो क्या थे हमारे पास? एक लिस्ट था और एक डिक्शनरी था। अच्छा, इन लिस्ट और जब लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया तो हमने लूपिंग का कॉन्सेप्ट भी सीखा, क्योंकि लिस्ट के अंदर हम लोगों ने नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट देखा। तो सिंगल लिस्ट हो या नेस्टेड लिस्ट हो तो आप लूप के थ्रू ज्यादातर काम कर रहे होते। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिक्शनरी देखा, और डिक्शनरी में लास्ट सेशन में हम लोगों ने, लास्ट सेशन था डिक्शनरी का, आई थिंक सेकंड लास्ट था या लास्ट था, वॉट एवर। उसमें हम लोगों ने जो है, लास्ट सेशन था आई थिंक, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि जब आप लूप चलाते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट की मिलता है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे मेथड अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल डॉट कीज, डॉट आइटम्स, डॉट वैल्यूज। तो उसके थ्रू लूप चलाना सीखा। फिर हम लोगों ने फॉर लूप, दो लूप होते हैं, तो एक तो फॉर लूप सीखा और एक वाइल लूप सीखा। वाइल लूप बेस करता है किस पे? कंडीशंस पे। जब तक कंडीशन ट्रू है वो चलता रहेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तो वो ब्रेक नहीं होगा। या तो आप एक्सप्लिसिटली इसको कहीं पे जाके ब्रेक करें, या आप कोई ऐसी कंडीशन बताएं जिसपे जाके वो ब्रेक हो जाए। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वजह से भी है कि आगे जाके आपको हिस्टोरिकल डाटा पे नहीं बल्कि आपको रियल टाइम डाटा पे काम करना पड़ेगा। कौन से डाटा पे काम करना पड़ेगा? रियल टाइम। अच्छा, एक फाइल है जो मैंने अभी तक आपको सेंड नहीं करी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था आप वो फाइल देखें और आप अपना कोई माइंड बना के आएं। तो ये फाइल है करेंसी डॉट जेसॉन। जो जेसॉन है वो यूजुअली क्या होता है कि अगर मैं जेसॉन के बारे में बताऊं तो जेसॉन जो है वाइडली यूज फॉर्मेट है जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप लोगों ने फॉर्म फिल किए होंगे ओवर द इंटरनेट, जिसमें आपने अपना नाम दिया होगा, कॉन्टेक्ट नंबर होगा और अपनी पर्टिकुलर्स दिए होंगे। तो जब आप डाटा को सबमिट करते हैं तो वो किस फॉर्मेट में आ रहा होता है? तो यूजुअली जो उसका रिजल्ट है जो बैक एंड पे सेव हो रहा होता है, जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो सारा जेसॉन में होता है। लेकिन सिर्फ जेसॉन ही एक फॉर्मेट नहीं है, इसके अलावा भी आपके पास फॉर्मेट है। HTML के अंदर सेव हो सकता है, XML के अंदर सेव हो सकता है, या किसी और शक्ल में, स्ट्रिंग की शक्ल में भी सेव हो सकता है। जेसॉन एक ऐसा वाइडली यूज डाटा है जो हमारे दिल के भी करीब होता है। दिल के करीब क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि जेसॉन इज वेरी सिमिलर टू डिक्शनरी, वेरी सिमिलर टू डिक्शनरी। अच्छा, जेसॉन स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, JSON, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। लेकिन इसका जावा से कोई ताल्लुक नहीं, इसका जावा से कोई ताल्लुक नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास सिमिलैरिटीज क्या है, ये मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। और डाटा को पहले लोड करवा लेते हैं जेसॉन को, फिर मैं आपको बताता हूँ कि डिक्शनरी और जेसॉन में क्या सिमिलैरिटीज हैं और फिर डिफरेंसेस भी क्या है। क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारे दिल के इस वजह से करीब होती है। अगर XML फॉर्मेट में आ जाए या HTML फॉर्मेट में आ जाए तो वो हमारे पाइथन के इतने करीब नहीं होती है। लेकिन जब अगर जेसॉन में डाटा आता है तो वो हमारे बहुत करीब हो जाती है। तो आए पहले डाटा को इंपोर्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि जेसॉन और डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है। हम लोगों ने CSV फाइल को रीड करवाया था, तो कैसे रीड करवाया था? तो ये मुझे रिमाइंड करवा दें प्लीज। इम्पोर्ट CSV, इम्पोर्ट CSV। और CSV के अंदर हम लोगों ने किया था CSV डॉट रीडर। ठीक है, पहले ओपन करवाया था। ओपन करवाने के बाद जो वेरिएबल बना होगा f का, कुछ किया होगा ना विद ओपन, और फाइल का नाम एज f, और फिर लिखा होगा CSV डॉट रीडर, उसमें f दे दिया। और नॉर्मली हम टेक्स्ट फाइल कैसे रीड करवाते हैं? विद ओपन एज f और f डॉट रीड, ये f डॉट रीड लाइन। और लास्ट सेशन में तो हमने लूप चला के भी रीड करवाना सीखा था। तो CSV की रीडिंग हमें पता है, हमें टेक्स्ट फाइल की रीडिंग पता है।
जेसॉन फाइल की रीडिंग किस तरह होगी, तो जेसॉन फाइल की रीडिंग के लिए भी एक मॉड्यूल अवेलेबल है और उसका नाम भी जेसॉन ही है। क्या नाम है उसका? इंपोर्ट जेसॉन। जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ कुछ कर लें आप लोग लाइट के लिए। तो हमारे पास जेसॉन की मॉड्यूल अवेलेबल है टू डील विद व्हाट। पीछे वाली खोल दें लाइट, ताकि थोड़ी सी रोशनी हो। ये बंद कर दें, पीछे आप खोल दें। तो हमारे पास एक ही है। चले फिर ठीक है, छोड़ दें। तो अब हम देखते हैं कि इससे फाइल से किस तरह का, फाइल को ओपन करवाने का क्या तरीका होता है विद ओपन। ये तो स्टैंडर्ड बन गया। विथ क्यों यूज हो रहा है, मैं रिपीट आपको इस वजह से करवाऊंगा कि आपको चीजें जो है ना वो स्ट्रेंथन हो जाए आपके माइंड में। विथ क्यों यूज करते हैं? यस, फाइल क्लोजर। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। अगर आप पाइथन में जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ढूंढेंगे ना कॉन्टेक्स्ट मैनेजर क्या होता है, तो वो बताएगा विद इज अ कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। कॉन्टेक्स्ट मैनेजर होता क्या है? तो अगर मैं आपको एक जनरल जनरल एग्जांपल दूं, तो यूआईटी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। आप जब आए तो आपके लिए रूम ओपन था, आपको लॉक अनलॉक तो नहीं करना पड़ा ना। आए, एयर कंडीशन थे, आपका सारा सिस्टम सारा अवेलेबल था। अब आए और आप अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। फंक्शन परफॉर्म किया है आपका, आप एक लर्निंग कर रहे हैं, दिस इज योर फंक्शन। अब आप सेशन एंड होगा, आप लोग क्या करेंगे, लैपटॉप अपना बंद करके चले जाएंगे। तो आपके लिए कॉन्टेक्स्ट मैनेजर क्या कर रहा है, सारी स्टेज को रेडी रख रहा था। पूरा स्टेज रेडी था, आपके पास आना है बैठना है। स्टेज रेडी का मतलब है जो भी इवेंट हो रहा है वो रेडी था आपके लिए। आप आए बैठे चले गए। अब क्या होगा, बैंक्वेट की एग्जांपल। बैंक्वेट में आप आते हैं, आपने एक इवेंट है, शादी का इवेंट है, कुछ भी इवेंट है आपका, आप लोग आपने पहले बुकिंग करवा ली, आप आए, आपके मेहमान आए, गैदरिंग हुई, पूरा इवेंट हुआ, खाना हुआ, जो भी हुआ, आपका डिपार्चर हो गया। जब आप देखकर डिपार्ट हो गया, तो जब आप आए थे तो जब भी चीजें सेट थी, अब जब आपने डिपार्ट कर गए तो उसके बाद क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। आपकी जो भी चेयर्स होंगी, टेबल्स होंगे, उनको साइड पे रखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्टेक्ट मैनेजर। कॉन्टेक्ट मैनेजर का मतलब ये होता है कि वो आपके लिए सारी चीजें खुद मैनेज कर रहा है। तो विथ का मतलब भी ये है कि विथ करके आप ओपन तो कर देंगे फाइल को, यूज भी कर लेंगे, अपने जो जो आपने परफॉर्म करने कर लेंगे। तो ये बैक एंड पे आपके लिए सेटअप भी बना के रख रहा है। अच्छा आप अपना काम करें और जाएं, वी विल मैनेज एवरीथिंग। ठीक है, समझ आ रही है बात की आप लोगों को? तो विद का ये काम है। तो विद ओपन, ओपन के बाद फाइल का नाम, फाइल का नेम हम यूजुअली कॉपी करते हैं। ये फाइल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, अभी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड नहीं की है। एस एफ, ये तो स्टैंडर्ड बन गया हमारा, ऐसे ही होता है ना। और जब हम कॉलन लगाते हैं तो फिर हम क्या लिखते थे, अगर टेक्स्ट फाइल होती तो हम लिखते थे एफ डॉट रीड, एफ डॉट रीड लाइन, एफ डॉट या लूप चलाते थे। और अगर इसी जगह पे सीएसवी होता तो हम लिखते थे सीएसवी डॉट रीडर। और जब सीएसवी डॉट रीडर से हमारे पास ऑब्जेक्ट आता था उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते थे, कुछ इस तरह की था। तो हमारे पास यहाँ पे जो है उसको हम क्या करेंगे, जेसन के थ्रू लोड करवाएंगे। जेसन के थ्रू लोड करवाएंगे। जब आप, जेसन क्या है, ये जेसन है, ये जेसन है। तो आपका जो डाटा है, जो डाटा इज इक्वल टू जेसॉन, पहले क्या लिखते थे, सीएसवी डॉट रीडर, तो यहाँ पे लिखेंगे जेसॉन डॉट लोड। ये लोड का मतलब क्या है, और इधर लिख देंगे एफ, क्योंकि सारी चीजें एफ के अंदर मौजूद है। लोड का मतलब ये है कि जेसॉन का डाटा जो भी जिस भी शक्ल में होता है, जैसे मैंने कहा डिक्शनरी के अक्षर में, तो लोड का जो मेथड होता है वो उसको किस में कर देता है। अच्छा जेसॉन जो है उसका पाइथन से कोई ताल्लुक नहीं, ये एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट फॉर्मेट है। किस क्या कौन सा फॉर्मेट है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट फॉर्मेट है। डिक्शनरी का ताल्लुक पाइथन से, लिस्ट का ताल्लुक पाइथन से, लेकिन जेसॉन एक ऐसा फॉर्मेट है जिसका ताल्लुक पाइथन से नहीं है। हाँ ये है कि जेसॉन का डाटा आप लेकर आएंगे और उसको आप पाइथन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और पाइथन के ऑब्जेक्ट में कैसे, क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि जेसॉन तो सिमिलर है पाइथन के एक डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट में। तो लोड क्या कर रहा है, लोड जेसन के डाटा को पाइथन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, पाइथन के ऑब्जेक्ट। और वो आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आना चाहिए, बोले, डिक्शनरी आना चाहिए। तो तीन चीजें हमें याद रहनी चाहिए, क्या, डेटा टाइप्स, बग आए तो बग क्या कहता है हमें, और रिजल्ट क्या आने वाला है। ये तीन चीजें अगर आपको पता होंगी तो आपका क्या होगा, क्या होगा, डेटा साइंटिस्ट अच्छे बन जाएंगे। तो आए देखते हैं, तो लोड का क्या काम है, दोबारा से बताएं मेरे साथ चलें, लोड का क्या काम है। लोड जेसन के डाटा को पाइथन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, यानी कि पाइथन का कोई ऑब्जेक्ट बना देगा। तो आए देखते हैं कि डाटा में है।
ये क्या है? ये एक डिक्शनरी है। ये क्या है? एक। तो मुझे कैसे पता चलेगा? पहले तो मैं प्रिंट करवाता हूँ। देखिए, अगर मैंने पाइथ सॉरी जुपिटर के डिस्प्ले से करवाया तो आपके पास वर्टिकल डिस्प्ले आ रहा है। और अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले देना हो तो क्या करते हैं? प्रिंट करवाते हैं। क्या करते हैं? एक इसका अपना डिस्प्ले है और एक प्रिंट, यानी कि पाइथन का एक अपना फंक्शन है, उसका भी एक अपना डिस्प्ले है। वो यूजुअली हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले देता है, जबकि जुपिटर कौन सा डिस्प्ले देता है? वर्टिकल डिस्प्ले देता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, मैं एक काम और करूंगा। काफी सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि यूट्यूब के अंदर ना कमेंट्स पे रिक्वेस्ट आती है, तो मैं अपना ना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर डाल दूंगा। इन केस अगर कोई आपसे पूछे तो कहना नंबर वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है? या आप लोग कोई कमेंट्स देखते हैं कभी तो आप लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं मैं ही सारी चीजें रिप्लाई करूँ, बिकॉज यू आर माई फेलोज। तो फेलोज का काम ही ये होता है कि टू सपोर्ट। ठीक है? तो मैं नंबर भी डाल दूंगा। अगर मैं ना डाल सकूँ तो आप लोग मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मैं देख नहीं सकता, तो वो डायरेक्ट भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। क्या लग रहा है इस डाटा को देख के? डिक्शनरी लग रही है। क्यों डिक्शनरी लग रही है? डिक्शनरी क्या होता है? की वैल्यू पेयर होता है। तो अगर मैं इसके टाइप देखूं तो ये मुझे क्या बताएगा? जैसॉन नहीं बताएगा, डिक्शनरी बताएगा। डिक्शनरी क्यों बता रहा है मेरे दोस्तों? क्योंकि हमने डॉट लोड यूज किया था। और डॉट लोड कहता है कि मैं जैसन के फॉर्मेट को पाइथन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँ। और पाइथन के डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। इंटीजर भी एक ऑब्जेक्ट है, फ्लोट भी एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट है, लिस्ट भी एक ऑब्जेक्ट है, एंड डिक्शनरी भी एक ऑब्जेक्ट। और डिक्शनरी से तो मुझे पता है कि आप लोग को बहुत अच्छा प्ले अराउंड करना है। नाउ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द JSON एंड द डिक्शनरी। डिफरेंस बिटवीन द JSON एंड द डिक्शनरी। पहले तो सिमिलैरिटीज पे बात करते हैं। JSON के डाटा में और डिक्शनरी के डाटा में जो चीज कॉमन है वो ये है कि दोनों में की वैल्यू पेयर होता है। दोनों में की वैल्यू पेयर होता है, ये सिमिलैरिटी। ठीक है? दोनों ही दोनों के शुरू में ही कर्ली ब्रैकेट होते हैं। दोनों के शुरू में ही कर्ली ब्रैकेट होता है। अच्छा, आप ये सिमिलैरिटीज है दोनों के, उसमें की वैल्यू पेयर होते हैं। अच्छा, जिस तरह के डिक्शनरी जो है कॉम्प्लेक्स डाटा को, यानी कि यहाँ पे लिस्ट भी रख सकती है एज अ वैल्यू, रख सकती है कि नहीं रख सकती? इसी तरीके से जेसॉन भी कॉम्प्लेक्स डाटा को रख सकता है अपने एज अ वैल्यू। तो दीज आर द सिमिलैरिटी। तो पहली सिमिलैरिटी क्या है? की वैल्यू होते हैं दोनों में। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है? कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस होते हैं दोनों में। तीसरी क्या है? जो वैल्यू है उसमें कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर हो सकता है, लिस्ट, डिक्शनरी, या आगे जाके जो हम देखेंगे और जितने भी डाटा स्ट्रक्चर होंगे उस पर मैं अभी बात नहीं करना चाहता, तो वो भी हो सकते हैं। दीज आर द सिमिलैरिटी। बट व्हाट आर द डिफरेंसेस? द डिफरेंसेस आर दोस्त कि जब भी आप जेसॉन के डाटा को देखोगे ना, इसको मैं नोट पैड पे खोल के दिखाता हूँ आपको। अगर ये यहाँ पे क्लियर, जेसॉन की जो जेसॉन की जो स्ट्रिंग होगी ना वो हमेशा डबल कोटेशन इसमें होगी। डबल कोटेशन जेसॉन में स्ट्रिंग कहाँ होगी? ये फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ पाइथन आपको देगा, जेसॉन आपको नहीं देगा। जेसॉन की जो स्ट्रिंग वैल्यू होगी, स्ट्रिंग वैल्यू तो समझते ना क्या हो सकता है, वो किसमें होगी? डबल इन्वर्टेड कॉमा। लेकिन पाइथन का जो डिक्शनरी होती है, इट कुड बी इन डबल और इट कुड बी इन, तो दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज ओनली अवेलेबल इन पाइथन ऑब्जेक्ट। कभी भी जेसॉन में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। आपको हमेशा उसको किस में रखना पड़ेगा? आपने क्या रखना पड़ेगा? वो डेटा बैकएंड से जो आएगा तो वो डबल कोटेड। तो दिस इज द डिफरेंस। पहला डिफरेंस ये हो गया कि इसकी स्ट्रिंग जो है वो सिंगल या डबल में हो सकती है पाइथन की, लेकिन जेसॉन के डाटा की जो जेसॉन का जो डाटा है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रिंग की, दे ऑलवेज 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 इन अ डबल कोटेशन। ठीक है? एक बात तो ये है कि ये मैंने आपको डिस्प्ले करके भी दिखा दिया कि यहाँ पे भी आपको डबल कोटेशन है। और क्या सिमिलैरिटीज, सॉरी, और क्या डिफरेंसेस है? और डिफरेंसेस ये है कि जेसॉन की जो की होगी वो हमेशा ही एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होगा, जबकि जबकि पाइथन की डिक्शनरी में इंटीजर भी आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी। तो क्या चीज नहीं आ सकती थी? डिक्शनरी या लिस्ट एज अ की नहीं आ सकते थे, बाकी सब आ सकते थे। ये मैंने आपको बताया था। तो सिमिलरली, नॉट सिमिलरली, अनलाइकली, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग आता है। हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस को। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको शायद ही कहीं बहुत कम आपको सुनने में या पढ़ने में मिले। तो
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और की डिफरेंसेस हैं जिसको आपको पता होना चाहिए कि यार JSON के डाटा में क्या क्या सिमिलैरिटीज डिक्शनरी से होती हैं और क्या क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस क्या था, डबल कोटेशन ऑलवेज इन JSON डाटा, बस इन पाइथन ऑब्जेक्ट देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन। द सेकेंड डिफरेंस है कि पाइथन के जो की होती है इट माइट कंटेन एनीथिंग अदर देन द लिस्ट एंड डिक्शनरी। की बात कर रहा हूँ, वैल्यू की बात नहीं कर रहा, वैल्यू तो एक अलग है। लेकिन जेसॉन की डिक्शनरी में जो की होगी वो क्या होगी, ऑलवेज स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और क्या इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, जेसॉन जो है वो पूरा का पूरा कोटेड होता है स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा इधर नजर नहीं आ रहा आपके पास, इधर नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब आप जेसॉन के डेटा को एक्चुअली समझते हैं दे ऑलवेज कम इन बिटवीन द कोटेशन, यानी कि पहले कोटेशन होगी, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा और फिर आपके की वैल्यू पेयर चलेंगे। तो जेसॉन का डाटा एक स्ट्रिंग डाटा है, कौन सा डाटा है आपके पास, जबकि पाइथन का जो डिक्शनरी है वो स्ट्रिंग नहीं है, ऐसा ही है ना। पाइथन की डिक्शनरी जो है वो स्ट्रिंग नहीं, तो इसका मतलब ये कि ये ओरिजिनली किसमें था, कोटेड किसमें था, स्ट्रिंग के अंदर। जब मैंने डॉट लोड किया तो मेरे पास डाटा किस तरह आया, उसने स्ट्रिंग को रिमूव कर दिया और पाइथन की डिक्शनरी आ गई, क्योंकि पाइथन की डिक्शनरी में कभी भी शुरू में क्या नहीं होता, स्ट्रिंग नहीं होती, ये बात समझ आ गई। तो हमारे पास तीन डिफरेंसेस आ गए दोबारा से, हमारे पास कोटेशन होगी की में, डबल कोटेशन, इन स्ट्रिंग होगा ओनली, और पूरी की पूरी डिक्शनरी एक स्ट्रिंग के अंदर मौजूद होगी, तो एक ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, जबकि आपकी डिक्शनरी जो है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। यूजुअली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ काम करना मुश्किल होता है, उसको अपडेट करना, उसको आ, आ, उसमें कोई चीज क्रिएट करना या उसमें कोई चीज रिमूव करना, ये तमाम की तमाम फ्लेक्सिबिलिटी आपको डिक्शनरी मिल जाती है। डिक्शनरी में आप की वैल्यू क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं, और इसको पॉप भी किया था, याद है आपने पॉप किया था लास्ट क्लास में, तो रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली क्योंकि ये टेक्स्ट डाटा होता है जेसॉन, इसमें ये तमाम फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो हम अपनी वर्किंग के लिए इसको किसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं, पाइथन के ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी। फाइनल थिंग जो मैं समझता हूँ जेसॉन के डाटा में, कि जो आपकी डिक्शनरी है वो यूजुअली आपकी रैम पे है, जैसे कि अभी पूरा का पूरा जो मेरा काम चल रहा है वो किस पे चल रहा है, किस पे चल रहा है, वो रैम पे चल रहा है। लेकिन जेसॉन जो है वो एक्चुअली ट्रांसमिट होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, या एक फ्रंट एंड से बैक एंड। फ्रंट एंड का क्या मतलब है, आपने एक फॉर्म फिल किया वो फ्रंट एंड है, तो वो बैक एंड पे जाएगा जेसॉन की शक्ल में, बैक एंड पे डाटा, जिसको वो डेवलपर्स यूज कर सकते हैं बाद में जाके, उस पर एनालिसिस कर सकते हैं उस पर जाके। तो जेसॉन का डाटा ओवर द नेटवर्क, ओवर द सर ट्रांसमिट हो सकता है और आपकी सिस्टम में भी स्टोर हो सकता है, जबकि आपकी डिक्शनरी कहाँ पे होती है, आपकी रैम में होती है, ऐसा ही होता है ना। और वो सिर्फ वहीं पे रहती है, उसको आप सेव नहीं कर सकते, अगर आपको सेव भी करना है तो कोई टेक्स्ट फाइल में सेव करेंगे या किसी और तरीके से सेव करेंगे, तो दीज आर दी मेन डिफरेंसेस ऑफ जेसॉन। तो आई होप कि आपको जेसॉन का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके बाद हम एपीआई पे जाएंगे, और जेसॉन में इतना ज्यादा कुछ नहीं था, तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं, आप लोग इसमें सवाल कर सकते हैं और फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। कोई एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू जेसॉन, ऑल क्लियर, ऑल डन, सब समझ आ गया जेसॉन में। सेशन को अभी इतना आसान तो नहीं था कि आपको इतनी जल्दी समझ आएगा। जी सर, डॉक्टर साहब। जरूर- जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हम इमेजेस को भी सेव करते हैं, हम वीडियोस को भी सेव करते हैं, हम अपने ग्राफ्स को भी सेव करते हैं, तो वो एक अलग अलग फॉर्मेट, ठीक है। जेसॉन जेसॉन एक्चुअली जो डाटा आ रहा होता है ना वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। देखिए, मैंने लोड तो करवा लिया इनका सवाल एक पूरा करने के लिए और आपको एक डेमो भी देने के लिए। जब मैंने जेसॉन को लोड करवाया तो मेरे पास किसमें आया डाटा, अगर मैं इसको मुझे इसको वापस जेसॉन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो जेसॉन इसके लिए भी मॉड्यूल देता है। और अगर मैंने डिक्शनरी को, अब डाटा जो है वो मेरी डिक्शनरी है, यानी कि ये जो वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप क्या है, डिक्शनरी है। अगर मैं इसको दोबारा जेसॉन में कन्वर्ट करूंगा तो मैंने क्या कहा था कि जेसॉन किसके अंदर कोटेड होता है, डबल। तो कैसे करेंगे, जेसॉन डॉट लोड से तो लोड होती है फाइल, किसमें लोड होती है, आपके ऑब्जेक्ट में, यानी कि पाइथन में। और एक होता है डंप। अच्छा, जब भी कभी आप फाइल से जब भी कभी आप फाइल से जेसॉन को रीड करें, अच्छा ये बाद में बात करते हैं। अब मैं इसको कैसे वापस जेसॉन में कन्वर्ट करूं, अगर अब लेट सपोज अब मुझे इसको ओवर दी नेटवर्क भेजना है या ओवर दी सर्वर भेजना है, तो डिक्शनरी तो जा नहीं सकती, मैंने कहा था ना। तो ये जाएगा किस जगह में, अब जाएगा किस जगह,
लेकिन अभी तो डिक्शनरी नहीं है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जैसॉन में। तो जैसॉन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? बहुत आसान है। जैसॉन के अंदर एक और मेथड होता है, जिसका लोड एक मेथड था, इसी तरीके से आपके पास एक मेथड है थम्स का। और इसके अंदर अगर मैं डाटा रख दूंगा, मैं सेव नहीं करवा रहा अभी किसी वेरिएबल में, तो देखते हैं कि क्या वो वाला आता है कि नहीं आता जो मैं कह रहा था कि वो कोटेशन में होगा, क्या होगा। तो लेट्स सी। तो आप देखें यहाँ पे क्या आ रहा है आपको? स्ट्रिंग आ रही है, नहीं आ रही है? इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है, ऐसा ही है स्ट्रिंग। और अंदर कोटेशन किस में आ रही है? तो यही तो मैं आपसे बात कर रहा था कि JSON का डाटा जो है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है, जो कि आपके पास, लेट सपोज मैं इसको लिख देता हूँ JSON डाटा, और मैं इसको नीचे आपको प्रिंट करवा के दिखा। ये किस में आ रहा है आपके पास? स्ट्रिंग में। अगर मैं इसको प्रिंट में रखूंगा तो प्रिंट थोड़ा सा टेक्निकली डिसगाइज करता है, वो क्या करता है, वो दिखाता ही नहीं है। लेकिन ये दिखा नहीं रहा। लेकिन जुपिटर का डिस्प्ले आपको दिखा रहा है किसमें? और अगर मुझे फिर भी कंफ्यूजन है तो क्या कर लूं भाई? टाइप कर लूं। गुड, वेरी गुड। आप क्या कर लें, टाइप ही चेक कर लें, ताकि आपकी भी क्लियर हो जाए कि यार मैंने जेसॉन का डाटा किया था, और जेसॉन तो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है। जेसॉन तो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है। तो देखें यहाँ पे भी आपको कह रहा है। अब मुझे दोबारा से कहानी होती है। पहले मैंने फाइल से डाटा रीड किया, इन द फाइल एक्सटेंशन वर्ड जेसॉन। देखें, डॉट जेसॉन, डॉट CSV, डॉट TXT, डॉट PDF, डॉट XLS, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। अब डेटा मैंने लेकर आया, लोड करवाया, पाइथन के ऑब्जेक्ट में लोड हो गया, मैंने उसको डंप करवाया, जेसन के अंदर डंप हो गया। नाउ आई वांट टू अगेन ब्रिंग जेसन इनटू द पाइथन ऑब्जेक्ट। अब कैसे करेंगे? जेसन डॉट लोड। अब हम एस लगाएंगे। जब भी आप फाइल से रीड करोगे तो एस नहीं लगेगा। जब भी फाइल से रीड करोगे तो, जब फाइल से डाटा आएगा तो एस नहीं लगेगा, और जब वैसे डाटा होगा तो लगेगा। ये एस क्या है? एस इज नथिंग बट स्ट्रिंग। DUMPS डम्प्स में भी, DUMPS डम्प्स में भी एस माने स्ट्रिंग है, और लोड्स में भी एस माने स्ट्रिंग है। तो वो वाला लोड फाइल से डाटा जेसॉन को रीड करवाना, और ये वाला लोड पाइथन के अंदर अगर डाटा अवेलेबल है जेसॉन में, तो उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अब आप लोड्स यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? लोड। और मेरे डाटा का नाम क्या था? जेसॉन। और अगर मैं लोड यूज कर लेता तो आप लोग परेशान हो जाते, क्योंकि ये डाटा तो फाइल से तो नहीं आ रहा ना, जैसा डाटा ये तो मेरे रैम में मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं लोड करूंगा तो क्या नुकसान हो सकता है मेरे पास, जो कि मैंने ऊपर किया था। तो देखें क्या है। तो एरर सीखना तो हमारा काम है। तो कह रहा है कि ये तो एट्रीब्यूट एरर है, इस तरह का कोई है ही नहीं। तो देखते हैं इसके एरर को क्या कहता है। कह रहा है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रीड। स्ट्रिंग के अंदर कोई रीड का एट्रीब्यूट नहीं होता, और वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहा होगा। कह रहा है कि स्ट्रिंग को आप ऐसे लोड में रीड नहीं करवा सकते। तो फिर क्या करते हैं? एस लगाना। क्या लगाना है? तो मुझे डिफरेंस बताएंगे, अगर फाइल से कोई डाटा आए तो मैं कैसे लोड करवाऊंगा, और अगर मेरे इन्वायरमेंट में डाटा अवेलेबल है तो मैं कैसे पाइथन के अंदर लोड करवा सकता हूँ? क्या डिफरेंस है मेरे दोस्तों? जब फाइल से, ऐसे नहीं बोले ना, ऐसे जैसे फाइल से आएगा तो लोड, LOD विदाउट एस। और अगर आपके सिस्टम में अवेलेबल है जेसॉन का डाटा, तो LOADS, लोड। दिस इज द डिफरेंस। मैंने देखा है अक्सर लोग फंस जाते हैं, यह है कि लोड और लोड से क्या हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको डिफरेंस नहीं होगा। मैंने थोड़ा सा APIs के लिए कुछ नोट्स भी बनाए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो मैं आपसे डिस्कस करूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा आपको समझ आ गया होगा। अब API पे काम करना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी आप लोगों की मेहनत पे भी डिपेंड करता है। वरना तो कनाडा की इमिग्रेशन तो खुल गई आप लोगों की। ठीक है, अप्लाई कर दें कनाडा जाने की। ऐसा नहीं है, वो कनाडा वालों ने खोला तो जनरली खोला होगा ना। हम थोड़ी ऑफर कर रहे थे। ये तो आप किसी कंसल्टेंट का नाम नहीं देना चाह रहा, इतने कंसल्टेंट होते हैं मार्केट में। उनके पास चले जाएं तो ये चीज जाके आप वो वेरीफाई करेंगे तो वो कर दें। कितने कंसल्टेंट है, बहुत कंसल्टेंट है मार्केट। सारा फायदा तो पूरा भरा पड़ा हुआ है किसी किसी चीज से, इमिग्रेशन और ये और वो। तो बस
दैट वाज द न्यूज कि भाई देयर इज अ प्रिविलेज फॉर द डाटा साइंटिस्ट। वो एक न्यूज थी, देयर इज अ प्रिविलेज फॉर दी डाटा साइंटिस्ट कि भाई हाँ नाउ यू कैन सी द डिमांड। तो ये मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता, वरना तो मैं कहीं और से उठा के उनके ही लगा देता post, ठीक है। ऑल्दो कि दिस पोस्ट कम विद द नेम ऑफ द कंपनी एज जो ये करवा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने वही रिमूव कर दिया। अच्छा, आगे चलते हैं। एपीआई क्या होती है? एपीआई, एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई। व्हाट इज एपीआई? व्हाट इज एपीआई? अब एपीआई क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट तो हमें मैनेजर, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का समझ है, सारा स्टेज तैयार करता है, बस आपने आके तकरीर करनी है और निकल जाना। जैसे मैं आके ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं चले जाऊंगा अपना लैपटॉप बंद के, आप लोग आ रहे हैं, आप लोग ट्रेनिंग लेंगे, लैपटॉप बंद करेंगे, चले जाएंगे, बाकी इनकी मैनेजमेंट खुद संभालती रहेगी। एपीआई क्या होता है? एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एक तो ये पता चल रहा है कि ये कोई आपको इंटरफेस देता है, यानी कि कुछ आपको ऐसा इन्वायरमेंट देगा जहाँ पे आप कुछ परफॉर्म कर सकोगे। इंटरफेस तो मैं इसी को समझता हूँ, जैसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ आपको दिया होता है जिससे आप प्ले अराउंड करो। ये इंटरफेस है, देखिए ये प्लस, ये सीजर, और ये अप एंड बॉटम के जो एरोज हैं एंड सो ऑन, जो जो आगे चीजें, ये आपके पास क्या है? एक इंटरफेस। ये क्या है आपके पास? एक इंटरफेस है जहाँ पे आप परफॉर्म। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस भी एक ऐसा इंटरफेस है जो दो सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए या उनकी कम्युनिकेशन को इनेबल करने के लिए होता है। क्या होता है? दो सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन करवाता है वो किसकी तरह होता है? वो कहलाता है एपीआई, जो दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करवाए। दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन की एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। रेस्टोरेंट तो जाते होंगे आप लोग, आप लोग हैं क्लाइंट या आप लोग हैं क्या कहते हैं, कस्टमर। आप कस्टमर है, आपके पास आएगा वेटर। कंसीडर द वेटर एज द एपीआई ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। सॉफ्टवेयर वर्ल्ड की दुनिया में जो एपीआई है ना, वो वेटर ही है। वो क्या है? वेटर से मैं रिजेम्बलेंस कर रहा हूँ, ठीक है। कि एपीआई क्या है? सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक वेटर है, और वेटर का काम क्या होता है हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कैसे? एक यूजर, एक एक कस्टमर है, कस्टमर को हम टेक्निकली कहते हैं क्लाइंट। रेस्टोरेंट की मैं एनोलॉजी बता रहा हूँ आपको कि रेस्टोरेंट में क्या एनोलॉजी होगी, किस तरह होगा। तो जो कस्टमर होता है उसको हम टेक्निकली इस जबान में क्या कहेंगे? क्लाइंट। क्या कहेंगे? क्लाइंट, ठीक है। तो क्लाइंट होगा या कस्टमर, जो भी आप समझ। अब वेटर है, वेटर कौन है? एपीआई। वेटर कौन है? एपीआई है। आप देखें स्टोरी कैसी बन रही है अच्छी। तो क्लाइंट वेटर को से मेन्यू देगा या मेन्यू से ऑर्डर करेगा। तो ये नहीं कि मैं खुद किचन में जाके ऑर्डर करके आऊंगा कि यार आई वांट दिस, ऐसा नहीं होगा। तो मैं किसको ऑर्डर करूंगा? वेटर को। यानी कि मैं वेटर को कोई चीज कम्युनिकेट करूंगा कि यार आई वांट दिस दिस डिश, ठीक है। वो जाएगा किचन में, वो जाएगा किचन में, और किचन में जाके ऑर्डर प्लेस करेगा जाके। जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसका एक रिस्पॉन्स आएगा किचन की तरफ से, और वो रिस्पॉन्स क्या आएगा कि वो एक मील हमारे लिए तैयार होके आएगा। तो एपीआई की भी एनालॉजी बिल्कुल रेस्टोरेंट से जाके मिलती है। एक तरफ होता है आपका क्लाइंट, जिसको मैं कस्टमर कह रहे हैं, यानी कि हम लोग होंगे, और एक तरफ होगा आपका किचन, यानी कि सर्वर होगा आपका। क्या होगा आपका? सर्वर होगा। तो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो किसके थ्रू होती है? एपीआई के थ्रू होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि रेस्टोरेंट वाली एग्जाम्पल आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये काम करते हैं, चाय लेकर आ जाए, ये कर दें, वो कर दें। तो चाय लेने में मुझे नहीं लगता कि आप लोग किचन में जाते होंगे, जब आप रेस्टोरेंट में बैठते होंगे तो आप चाय के लिए जो भी होगा उसको आप कहते होंगे कि यार मुझे ये दे दें, तो वो फिर जाके बोलता होगा, या जो भी इनका काउंटर होगा उधर जाके बोलता होगा, फिर आपके लिए चाय भी कौन लेकर आता है? वो जो चाय बना रहा है? नहीं, वो अक्सर वही बंदा लेकर आता है जिसको आपने ऑर्डर दिया, तो वही चाय आपके लिए लेकर आता है, क्योंकि ही नोस कि ऑर्डर कहाँ से प्लेस हुआ था और किस टेबल से प्लेस हुआ था। जैसे आप मैकडोनल्ड्स में जाते हैं, तो आप मैकडोनल्ड्स में जब ऑर्डर करते हैं तो वो आपको एक नंबर असाइन करता है, ठीक है, वो आप अपने टेबल पर रख देते हैं। अच्छा, टेबल पे नंबर नहीं दिए हुए मैकडोनल्ड्स वालों ने, अच्छा चले, एक फूड कंपनी वालों ने, तो उनका क्या होता है, उनके उनके टेबल पे नंबर नहीं, उसको आपने
प्लेस ऑर्डर किया खुद, और आपने अच्छा उधर एपीआई क्या है, वो सिस्टम जिसके थ्रू आप कर रहे हैं, वो सिस्टम के थ्रू जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपके पास एक रिसीट आती है, वो रिसीट के साथ वो कहता है भाई कौन सा नंबर चाहिए, वो नंबर आप टाइप करते हैं, वो नंबर आपके पास आ जाता है, पेमेंट करते हैं। अगर आपने जो है वो कहा करना है कि भाई सर्व किया जाए मुझे, तो अब वो बेचारा ढूंढता ढूंढता खुद आके देखेगा यार ये कौन सा नंबर है, 24 नंबर का मेरे पास ऑर्डर है, वो 24 आएगा, तो आपके टेबल पे देखा अच्छा ये 24 का टैग लगा हुआ है, तो वहां पे आपको ऑर्डर आके प्लेस करेगा। तो दिस इज कॉल्ड द एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। मेरे पास एक मेरे पास जो है ये दुनिया भर के जो एक्सचेंज रेट चल रहे हैं अभी, आज और अभी इसी वक्त, जो भी अभी टाइम हो रहा है 12:07, मेरा मेरा ना आज ज्यादा आपको ट्रेन करने का मूड नहीं है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज समझ आ जाए ना, तो मेरे लिए आगे वाली चीजें आसान हो जाएंगी। वैसे मेरे पास टॉपिक तो पड़े हुए हैं कि मैं आपको फंक्शंस मैंने करवाने हैं, वो करवा के एटलीस्ट ये पाइथन क्लोज करूँ, लेकिन मैं आज बिल्कुल मूड में नहीं हूँ कि मैं आपको ओवरवेलम कर दूं। मैं चाहता हूँ कि बस इधर तक ही हम आज अच्छे तरीके से गुजारा करें। ये मेरे पास जो है वो एक वेबसाइट है जिसमें आपको, आप लोग भी जाएंगे, आप लोग लिखेंगे ना एक्सचेंज रेट डैश एपीआई, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, इसमें एपीआई अवेलेबल हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ये तमाम चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपको एक एपीआई भी प्रोवाइड करता है। एक तो बात यह है कि मैं यहीं से इसको कह दूं कि भाई मुझे मुझे कोई रेट बता दो, या मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन बता दो, या मुझे कोई प्रोडक्ट बता दो, तो ये यहाँ से मुझे सारी चीजें बता रहा है। अब मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि मुझे एक्सचेंज रेट एपीआई चाहिए, अभी मैं इसको इनपुट करूंगा तो ये क्लाइंट क्या कर रहा है, इसको इधर इनपुट कर रहा है, तो ये इसका रिस्पॉन्स कैसे आता है, देखिए इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया, तो मैं क्लाइंट था, क्लाइंट का जो मैसेज है वो किसके थ्रू किया होगा, एक वेटर के थ्रू किया होगा, एपीआई के थ्रू, और उसने जाके बोला होगा कि भाई ये रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, तो उसने देखे मुझे ये रिजल्ट लाके, उसने मुझे ये रिजल्ट लाके दिया कि भाई कुछ इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल है। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग विद द यूआई, यूजर इंटरफेस के थ्रू मैं कर रहा हूँ। लेकिन हम किसी भी सिस्टम को रिक्वेस्ट, ये तो मैं वेब ब्राउजर के थ्रू कर रहा हूँ, किसके थ्रू रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मैं, वेब ब्राउजर। हम रिक्वेस्ट जो है वो पाइथन के थ्रू भी भेज सकते हैं, किसके थ्रू भेज सकते हैं, पाइथन के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो वो भी हम देखेंगे कि हम किस तरीके से भेज सकते हैं। मैं ये जरा देख लूँ कि इनके पास कौन सी एपीआई जो है वो अवेलेबल है। देखिए इन्होंने जो है ये मुझे बताया हुआ भी है कि हम, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने के लिए ये वेबसाइट है, सॉरी ये आपके पास यूआरएल है। यूआरएल क्या होता है आपके पास, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल लोकेट सॉरी रिसोर्स लोकेटर। और ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं या जो स्लैश करके टर्म्स देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं एंड पॉइंट। क्या कहते हैं हम इसको, एंड पॉइंट क्या होता है। यूआरएल तो मुझे पता है कि यूआरएल एक एचटीटीपी बेस होता है। एचटीटीपी बेस क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या मतलब, ये थोड़े थोड़े टर्म्स सीख लें, क्योंकि मैंने कहा ना मैं बहुत ज्यादा चीजें आज सिखाने के बिल्कुल मूड में नहीं। ये अगर आपको पता चल गया तो नेक्स्ट चीजें आपके लिए बहुत आसान। एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपी कहीं पे भी आप लिखेंगे इसका मतलब है आपकी रिक्वेस्ट ओवर द इंटरनेट जा रही है। किस तरह जा रही है आपकी रिक्वेस्ट, ओवर द इंटरनेट जा रही है। कभी भी आप एचटीटीपीएस देखें और इधर कहीं पे एस होता है कहीं पे एस नहीं होता, तो एस का मतलब है सिक्योर्ड होते हैं कहीं पे, और कहीं पे सिक्योर्ड, तो कहीं पे देखें आप एचटीटीपी लिखते हैं, आप नहीं लिखते वैसे ही यूआरएल में होता है, और कहीं होता है एचटीटीपीएस। तो एक चीज सिक्योर्ड होती है और एक चीज सिक्योर्ड नहीं होती। इस तरीके कोई डाटा आपका इंक्रिप्टेड जा रहा होता है, कुछ डाटा आपका इंक्रिप्टेड नहीं जा रहा होता। तो इस तरीके से कुछ सिक्योर्ड होते हैं। तो एचटीटीपी कहीं पे भी देखें, एस को भी आप भूल जाएं, मैंने वैसे तो समझा दिया आपको कि सिक्योर्ड डाटा की ट्रांसमिशन होती है, लेकिन एचटीटीपी का मतलब है एनी रिक्वेस्ट विल गो ओवर दी इंटरनेट। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है। अच्छा यूआरएल में कहीं पे आपको एंड पॉइंट नजर आएंगे स्लैश करके, किस तरह नजर आएंगे आपको एंड पॉइंट, स्लैश करके। ये एंड पॉइंट बता रहे हैं कोई स्पेसिफिक रिसोर्स जो अवेलेबल। फॉर एग्जांपल आपके पास मेन्यू होगा, जब आप रेस्टोरेंट जाएंगे मेन्यू में से आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि यार मुझे ये पर्टिकुलर डिश चाहिए, किचन में तो सारी चीजें अवेलेबल हैं,
तो अगर आपने पर्टिकुलर चीज चाहिए तो इस पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर डिश है उस मेन्यू में द एंड पॉइंट। तो डॉग्स का एक अलग एंड पॉइंट है, क्योंकि डॉग्स के लिए एक अलग अलग चीज होगी। और आपके लिए टर्म्स देखनी है। टर्म्स क्या होता है, एपीआई यूज करने की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, हर कोई थोड़ी यूज कर लेगा। तो टर्म्स देखनी है तो आपको इधर जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन देखनी है तो इधर जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, अब एपीआई अब टाइम में जाके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल है, कोई दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। गेट फ्री एपीआई, ये ईमेल पे मांगेगा। तो एनीवे आप लोग जाके ना थोड़ा सा इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिएगा, आप लोग थोड़ी सी इसकी जाके डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिएगा। और मैं और काम ये करता हूँ कि मैं और चीज़ों पे देखता हूँ क्या क्या डाटा इनके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये आपको सारा डाटा की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो कभी भी किसी भी वेबसाइट को अगर आप अपने पाइथन के कोड से कंट्रोल करना चाहें तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ लीजिएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्या फायदा है, ये तो मैं इधर भी आके देख सकता हूँ। ये तो मैं इधर भी आके देख सकता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई आई एम डूइंग दिस, मैं क्यों पाइथन के थ्रू ये सारे काम करूँ, अगर मैं ये सारे काम इधर कर सकता हूँ तो। मैं सारे काम अगर इधर कर सकता हूँ तो मैं क्यों करूंगी यहाँ से काम, बताइए। डाटा, डाटा यस, डाटा एनालाइज करने के लिए। क्योंकि आपको जो इंटरफेस मिलेगा उसमें डाटा तो अवेलेबल होगा रिपोर्ट की शक्ल में, लेकिन एनालिसिस कौन करेगा, एक डाटा साइंटिस्ट ही कर सकता है ना। तो दैट इज द राइट आंसर, कि डाटा को आप अपने पास लाते इस वजह से कि आप एनालाइज कर सकें। आप क्या कर सकें, एनालाइज कर सकें। वरना तो डाटा अगर मुझे देखना है तो मैं क्रिक इन्फो में जाके ना देखूं, मैं क्रिक इन्फो की एपीआई क्यों इस्तेमाल करूं। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा है कि जितनी भी टिकट की कंपनी है, मैं उनका नाम नहीं लेता, बहुत सारे आपने देखे होंगे, फ्लाई करते होंगे, तो आपने देखा होगा फला टिकट, फला टिकट। इनके पास ये पीआईए के रेट्स कैसे आ रहे होते हैं, और इनके पास क्या कहते हैं एमिरेट्स के रेट्स कैसे आ रहे होते हैं, और इनके पास कैसे आ रहे होते हैं, क्या किया हुआ होता है इन्होंने। ये इन्होंने एपीआई ली हुई होती है, उस एपीआई के थ्रू उन्होंने अपने सिस्टम को इंटीग्रेट किया होता है। तो पीआईए का रेट भी उसी डेट का नजर आ रहा होगा, और दूसरों का नजर आ, इवन कि आप सिर्फ पीआईए में जाएंगे तो पीआईए का नजर आएगा। लेकिन अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारी एयरलाइन का नजर आ रहा होगा जो आपकी डेस्टिनेशन पे जा रही है, जो भी डेस्टिनेशन किस टाइम पे जाएंगी, क्या फेयर होगा, क्या बिजनेस क्लास के क्या रेट होंगे, इकोनॉमी क्लास के रेट क्या होंगे, ये सारी की सारी चीजें किस कौन बता रहा होता है, एपीआई के थ्रू। वरना तो क्यों मैं उनकी वेबसाइट में पीआईए की वेबसाइट पे अलग चले जाऊं, एमिरेट्स की वेबसाइट पे अलग चले जाऊं, कतर एयरवेज की लाइन में अलग चले जाऊं, और जितनी भी एयरलाइंस है उसमें मैं अलग अलग चले जाऊं। तो हम इस तरह से एपीआई के थ्रू काम करते हैं। तो ये मैंने दो तीन पॉइंट्स आप लोगों को बताने थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब हम एक काम करते हैं कि हम लोग एपीआई के थ्रू काम भी कर लेते हैं। एपीआई मैं यहीं से उठा लूंगा। अच्छा, इसकी एपीआई जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन में गिवन है, आप लोग साइन इन वगैरह करके इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसकी एपीआई के बारे में देख सकते हैं कि फाल स्टार्ट ये है, स्टैंडर्ड मेन एपीआई देखनी है आपने वो कैसी है, ये सारी एडवांस एपीआई एंड पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ कि क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। स्टैंडर्ड एपीआई के बारे में देखते हैं कि वो क्या है, बेस करेंसी के बारे में क्या बता रही है आपको। अच्छा देखिए, एक हमारे पास एपीआई उन्होंने दी हुई है डाटा को निकालने के लिए, लेकिन क्या कह रहा है कि एपीआई की मांग रहा है। एपीआई की का मतलब मांग रहा है ये है कि इसके लिए आपको अब क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, जब भी आपको ये की मिलेगी। तो हमारे पास एक और भी वर्जन है V4 का, जो कि अनरजिस्टर्ड भी काम हो जाता है। तो हम लोग इसी को उठाते हैं, हम लोग इसी को उठाते हैं और जरा देखते हैं कि हम कुछ काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मेरे पास एक ये यूआरएल है, और यूआरएल में मैं कुछ चीजें चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एपीआई, फ्री एपीआई में एपीआई डॉट, ये V4 का मतलब क्या है, V4 का मतलब ये है कि ये विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आपको अवेलेबल। लेटेस्ट यूएसडी का मतलब क्या है, यूएसडी के रेट्स बताएगा आपको। और क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो हमें इसको किस में सेव करना पड़ेगा, डबल कोट में सेव। एक मिनट, क्या क्या, नहीं 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 नहीं, सबका ऐसा नहीं होता, हर किसी की एपीआई अलग अलग होती है ना। मैं तो खुद यहाँ पे जाके चेक कर रहा हूँ कि इन्होंने एपीआई कैसे दी है। तो ये यहाँ पे बताएंगे कि हमारे फला डाटा को लेने के लिए उसकी एपीआई ये है, फला डाटा को लेने के लिए उसकी एपीआई ये है, फला डाटा को।
जो मैं ये एपीआई लिख रहा हूँ ये भी इधर मौजूद है अंदर। हाँ, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ऑफिस। हाँ, इसमें ही दी हुई है। क्या कह रही थी हम? V6 हर एक के लिए नहीं, V6 के लिए आपको रजिस्टर करवाना है, V4 इज फॉर एवरीवन अनरजिस्टर्ड के लिए। आइए जरा देख लेते हैं V4 में हमारे पास। नहीं 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 नहीं, सिर्फ इसी के लिए, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ये बात लिखी हुई है। बल्कि ये एक एरर भी आपको अभी नोटिफाई करवाएगा कि भाई आप V6 पे ट्रांसफर हो जाए। तो हम देखते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं कि हम इस डाटा को लेकर कैसे आएंगे। हमें हमें रिक्वेस्ट करनी है ना वेटर को। तो वेटर को मैं यूजुअली रेस्टोरेंट में कैसे बोल के रिक्वेस्ट करता हूँ, या जैसे मैंने आपको उसका बताया कि जब हमने ऑर्डर करते हैं तो फिर आप सिस्टम के थ्रू ही करते हैं, आप लोग भी गए होंगे उधर। तो रिक्वेस्ट कैसे करनी है, या तो मैं वर्बली करूंगा या मैं कुछ इनपुट वगैरह दे के कहूंगा कि भाई ये भी चाहिए। आप लोग भी क्या कहते हैं वो होता है आपका, ड्राइव थ्रू से भी गुजरे होंगे, तो ड्राइव थ्रू में भी आपने देखा होगा कैसे ऑर्डर किया जाता है। तो इसमें कैसे ऑर्डर करें, ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा है शायद। कब देखा था हमने? कब देखा? अभी देखा। हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है रिक्वेस्ट की। कौन सी लाइब्रेरी होती है? रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट का मतलब ही क्या है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट। तो हम लोग करेंगे, हम लोग एपीआई को कैसे ऑर्डर देंगे? अच्छा, एपीआई क्या होता है? एपीआई कुछ भी कर देगा आपके लिए। एपीआई इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एपीआई क्या है? इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बताया गया कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी क्या लेवल है, तुम्हारी क्या है मतलब। यार आप मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी का ऑनर होता है, उससे उसकी अथॉरिटी और होती है, कंपनी का मैनेजर होगा उसकी और होती है, और कंपनी का पेन होगा उसकी कुछ और अथॉरिटी होगी, ऐसे ही होगा ना। तो आपकी एपीआई वही कर सकती है जो उसकी इंस्ट्रक्शन के अंदर अवेलेबल होगा। तो हमें क्या करना है, इसको रिक्वेस्ट करना। और रिक्वेस्ट किस तरह करेंगे हम लोग? रिक्वेस्ट में एस आएगा, इनमें क्या आएगा? रिक्वेस्ट में एस आएगा, और ये मैंने रन नहीं किया था। रिक्वेस्ट में एस आएगा, और इसके थ्रू हम करेंगे रिक्वेस्ट। किसको करेंगे? एपीआई को। एपीआई इज अवर वेटर फॉर द सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। और ये एपीआई क्या करेगा, ये जाएगा और उसको कुछ कम्युनिकेट करेगा। और इसको क्या कम्युनिकेट करेगा कि भाई मुझे यूएसडी के रेट्स चाहिए, कि यूएसडी के अगेन बाकी और क्या, यूएसडी इज द बेस करेंसी। यूएसडी के अगेन आपका पीकेआर क्या चल रहा है, आपका क्या कहते हैं जीडीपी क्या चल रहा है, आपका सीएडी कैनेडियन डॉलर कैसा चल रहा है, एंड सो ऑन। तो ये रिक्वेस्ट कैसे जाएगी? हमारे पास रिक्वेस्ट भी दो किस्म की होती है। कितनी किस्म की होती है रिक्वेस्ट? टू टाइप। एक होती है गेट रिक्वेस्ट, और एक होती है पोस्ट रिक्वेस्ट। एक होती है गेट रिक्वेस्ट और एक होती है। अब इन गेट रिक्वेस्ट में और पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या फर्क है? गेट जी। बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली। गेट का मतलब है टू गेट द डाटा फ्रॉम द इंटरनेट और फ्रॉम दी सर्वर, क्योंकि किचन हमारा सर्वर था और हम क्या थे? क्लाइंट थे। और हम दोनों के बीच में क्या है? ब्रिज क्या बना हुआ है? एपीआई, यानी कि वेटर। तो जब क्लाइंट गेट रिक्वेस्ट देता है, कौन सी रिक्वेस्ट देता है? वन ऑफ द रिक्वेस्ट इज द गेट रिक्वेस्ट, द अदर रिक्वेस्ट इज द पोस्ट रिक्वेस्ट। तो जब क्लाइंट गेट रिक्वेस्ट देता है तो ये ऐसा ही है कि मैंने एक डिश ऑर्डर करी और उसने उधर जाके दी, और वो डिश बन के प्रिपेयर होके मेरे पास आ गई। तो दिस इज द गेट रिक्वेस्ट। व्हाट इज द पोस्ट रिक्वेस्ट? यस। हम पोस्ट क्या कर सकते हैं? आपने अपना गिटहब का पासवर्ड चेंज करना है। गिटहब का, या समझे आपने अपने यूनिवर्सिटी का पोर्टल का पासवर्ड चेंज करना है, या आपने अपने अपनी एप्लीकेशन का पासवर्ड चेंज करना है। तो आप क्या करोगे? आप गेट रिक्वेस्ट नहीं दोगे, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं, बल्कि आपको सर्वर में चेंजेस करनी है। क्या करनी है आपने सर्वर पे, या डेटाबेस में आपने क्या करना है? चेंजेस करनी है। तो जब आपको चेंजेस करनी हो कि भाई मेरी आईडी ये होनी चाहिए, मेरा पासवर्ड ये होना चाहिए, और मेरी ये चीजें ये होनी चाहिए, तो क्या आप किस तरह करते हैं? पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। तो नाउ वी हैव अ क्लियर आइडिया कि अगर आपने उस वेटर का इस्तेमाल करना है तो गेट के थ्रू इस्तेमाल करेंगे या पोस्ट के थ्रू। पोस्ट की एग्जाम्पल वेटर में कैसे अप्लाई होगी, ये तो मैंने बता दिया सेटिंग आपने। वेटर को आप कहेंगे कि भाई ये मेरा, मुझे ये वाला खाना चाहिए जो मैं खुद अपनी रेसिपी बना के लेकर आया। ठीक है, ये तुम इम्प्लीमेंट करो अपने मेन्यू में।
किस पे इंप्लीमेंट करो? अपने मेन्यू में। ये फला 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 चीजें मैं लेकर आया हूँ, ये इंप्लीमेंट कर दो अपने मेन्यू में। तो जब मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी, हो सकता है मेरे पास इतनी पावर हो कि मैं उसको जो है इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ उस वेटर को, या उस कंपनी की, उस रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट को। तो मैंने कहा दिस इज द न्यू डील और न्यू आइटम, प्लीज पुट इन योर मेन्यू। तो दिस इज कॉल्ड दी पोस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि इसके रिटर्न में मुझे कुछ तो नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ चीजें सर्वर में जाके अपडेट जरूर होने वाली है, या मेन्यू में अपडेट जरूर होने वाली है। यहाँ तक क्लियर है? पोस्ट में यस कमेंट्स आप दे सकते हैं, पोस्ट में आप कमेंट्स दे सकते हैं, पोस्ट में आप फीडबैक दे सकते हैं, यानी कि एनीथिंग दैट goes there and stay there, so other person can see. And the get means that we want something to come into our system. समझ आ रही है यहाँ तक बात? रिक्वेस्ट के अंदर गेट गेट देना बहुत आसान है, डॉट गेट। अच्छा कितनी आसान है पाइथन यार, ऐसा लगता है मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। मेरी अगर थोड़ी सी भी अच्छी इंग्लिश हो जाए तो यार पाइथन इज नॉट अ बिग डील फॉर मी। ऐसा ही है ना, मतलब नॉन टेक का बंदा, मुझे जैसा बंदा अगर काम कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको एक इंग्लिश इंप्रूव करना, और इधर आप दे देंगे URL, तो आपको कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो क्या होगा, कोई रिस्पॉन्स आएगा ना, तो मैं कहता हूँ कि ये एक हमारा रिस्पॉन्स आएगा। तो देखें क्या रिक्वेस्ट, कुछ आया रिस्पॉन्स। हमारे पास रिस्पॉन्सेस कितने कितने किस्म के होते हैं। देखिए हमें एक एक स्टेज पे एक एक चीज समझनी होगी, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको रिजल्ट का भी पता होना चाहिए, और अगर रिजल्ट का पता नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे ना और की गुंजाइश नहीं है लॉजिकल ऑपरेटर में, और या तो भाई मैं सिर्फ डाटा टाइप को समझ जाऊं, या मैं और उर्दू में और को तो या कहते हैं ना, या मैं बग, यार मैं तो बग को बहुत अच्छा चैंपियन हूं, मैं आई अंडरस्टैंड द बग वेरी क्लियर, मतलब फाइन हूं मैं, चैंपियन हूं। तो आपने कहा डाटा टाइप गया कहीं पे भी, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं, आई एम अ चैंपियन इन अंडरस्टैंडिंग अ बग, ओ आई एम अ डाटा, नो, नॉट एक्सेप्टेड। एंड द थर्ड पार्ट इज व्हाट वुड बी द रिजल्ट। आप कहते हैं भाई ना डाटा टाइप मुझे समझ आती है, ना मुझे ये समझ आता है कि भाई बग क्या है, लेकिन मुझे पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो जब भी आप डाटा साइंटिस्ट, तो रिस्पॉन्स कितने किस्म के होते हैं हमारे पास, मैं जरा देखते हैं जाके। इसके भी कोड्स होते हैं हमारे पास, रिस्पॉन्सेस के भी हमारे पास कोड होते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए स्टेटस कोड इन HTTP। अगर आपके पास 200 स्टेटस कोड आता है, अगर आपके पास 200 स्टेटस कोड आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है। आपकी मतलब जो आपने कहा वो मिल गया आपको। लेकिन कभी कभी होता है ना, आप कहते हैं यार प्लीज ये लेकर आ जाओ, तो कहता है सर ये अवेलेबल नहीं। सुना है आपने कभी? मल्टीपल टाइम्स सुना हो कि सर वो ये आइटम अवेलेबल नहीं, प्लीज ऑर्डर कुछ और कर दें। तो वो क्या कहेगा, वो वहां पे क्या कहेगा, 404 कहेगा, क्या कहेगा, 404 पेज नॉट फाउंड। आता है लिखा हुआ, नहीं आता? अरे कभी हम लोगों ने इंटरनेट पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हमने 200 ही देखा, क्योंकि वो तो सक्सेसफुल हो जाता है, रिजल्ट दे देता है। तो आज तक हमें ये नहीं पता चला, आज तक हमें ये नहीं पता चला कि 200 भी कोई कोड होता है। 404 तो हमें नजर आ जाता है, वो क्रॉस नजर आ रहा होता है उसमें, मतलब स्टार की तरह ऐसा क्रॉस होता है 404। अब लेकिन हमारे को ये नहीं पता चलता कि 200 स्टेटस कोड पीछे है, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा ना रिक्वेस्ट दो तरीके से जा सकती है, या तो आप वेब ब्राउजर के थ्रू भेज रहे हैं जैसा मैं अभी कर रहा हूँ काम, या मैं पाइथन के कोड के थ्रू भेजूंगा। तो हमारा स्टेटस कोड यहाँ पे क्या आना चाहिए, 404 आ सकता है, बहुत सारे कोड है। अगर मैंने कोई चीज क्रिएट की है, कोई चीज क्रिएट की, वैसे ये क्रिएट जो है ना, ये पोस्ट से नहीं होती, पुट रिक्वेस्ट से जाके होती है। पुट भी एक रिक्वेस्ट होती है जिसमें आप चीजों को क्रिएट कर रहे होते हैं, अकाउंट बना हुआ होता है, उसमें और चीजें डाल रहे होते हैं। एक्सेप्टेड का ऑप्शन आ गया आपके पास, पार्शल इंफॉर्मेशन आ गई, तो 203 का आपको कोड मिलेगा। नो रिस्पॉन्स, वहां से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, सर्वर डाउन पड़ा हुआ है, पेज तो अवेलेबल है, लेकिन पता चला वो कुक ही नहीं आया आपका। आइटम तो अवेलेबल है आपके किचन में, लेकिन सर वो शेफ ही नहीं आया, आज हमारा शेफ नहीं आया सर। तो फिर बात हो जाती है 204 वाली बात हो जाती है, और सो ऑन। बैड रिक्वेस्ट, बैड रिक्वेस्ट चली गई आपने, द रिक्वेस्ट हैड अ बैड सिंटैक्स विद इनहेरेंटली इम्पॉसिबल टू बी सेटिस्फाइड। कोई आपने URL लिखने में छोटी थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी है, वो पता चल गया। फॉरबिडन, आपने तो क्रेडेंशियल देना था, आपके अकाउंट से वो रिक्वेस्ट जानी थी, साइन इन होना था, आप वैसे ही लगे हुए, तो वो क्या कहेगा, 403, आप रिक्वेस्ट नहीं दे सकते। तो मुख्तलिफ हमारे पास
हमारे पास स्टेटस कोड होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं मुख्तलिफ, हमारे पास स्टेटस, इस रिस्पॉन्स में भी कोई ना कोई स्टेटस कोड आना चाहिए। तो रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास एक वो है, क्या कहते हैं, स्टेटस कोड का एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट क्या होता है? एक होता है मेथड डॉट अपेंड, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? डॉट इंडेक्स। एट्रीब्यूट क्या होता है? मेथड क्या होता है? चले चले, एट्रीब्यूट तो नहीं पता, मेथड क्या होता है वो बता रहे हैं। किसका फंक्शन होता है? जो पीछे डाटा टाइप होता है उसका मेथड, जो मेथड है वो एक्चुअली उस डाटा टाइप का फंक्शन है। और मेथड को कैसे पहचाना जाता है? ब्रैकेट भी होता है ना उसमें। जब डॉट अपेंड करते तो ब्रैकेट नहीं लगाते थे, और ब्रैकेट लगा के इनपुट नहीं देते थे कि भाई ये फला वैल्यू को अपेंड कर देना जाके। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके आगे ब्रैकेट्स नहीं आते हैं। वो वो आपको डिफॉल्ट में रिजल्ट दे रहा होता है, वो कहता है इनपुट की जरूरत नहीं है मुझे। एट्रीब्यूट क्या होता है? जो इनपुट नहीं लेता। एट्रीब्यूट क्या होता है? जो इनपुट नहीं लेता। अब आपकी आईज है ना, आईज, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? टू सी, ठीक है ना, साइटिंग करना, देखना। तो ये इसका फंक्शन है। तो आइस का काम एक फंक्शन है, तो आइस एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, परसीव कर रही है इमेजेस को, विजुलाइज कर रही है। लेकिन आइस जो है वो एक, सिर्फ आइस जो है वो एक एट्रीब्यूट है एक्चुअली। हर इंसान के अंदर आइस होती है कि नहीं है? अगर अल्लाह ताला जिनको नॉर्मल पैदा करें तो उनके पास दो आइस अल्लाह ताला ने दी है, ठीक है। तो आइस एक एट्रीब्यूट है, बाय डिफॉल्ट हर ह्यूमन के अंदर होगा। अब आईज की फंक्शनैलिटी क्या होगी? किसी की आई साइड वीक हो जाती है, किसी की आई साइड बहुत शार्प होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, कोई दूर से देख के भी पहचान लेता है, कोई करीब आता है तो भी नहीं समझ आती है आपको, तो आपको करीब के अल्फाज वर्ड्स भी नजर नहीं आ रहे थे। तो जो फंक्शन कर रहा है, जो इनपुट ले रहा है, वो आई का फंक्शन है, लेकिन आई एक बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? वो डिफॉल्ट होता है, वो डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। इसमें ये दे रहा है आपको, कौन सा क्या दे रहा है ये आपको? ये क्या दे रहा है आपको? 200 का क्या मतलब था? ओके, सक्सेसफुल, ओके, लिखा हुआ था ओके 100, दिस 201 क्रिएटेड, 201, इस तरह की चीजें आप लोगों को बता रहा था। 403 फॉरबिडन, फॉरबिडन 403। तो इसका मतलब क्या है? मैंने जो सवाल किया उसका एक जवाब आया। एट्रीब्यूट उस डाटा टाइप का वेरिएबल, एट्रीब्यूट उस डाटा टाइप का वेरिएबल, ये आप समझ लें। गुड, थैंक यू। जिसका मेथड उस डाटा टाइप का फंक्शन होता है, इसी तरीके से एट्रीब्यूट उस डाटा टाइप का वेरिएबल होता है। आप ये, तो मैंने सिर्फ वेरिएबल का कॉल किया, वेरिएबल में सिर्फ नाम देते हैं ना आप, तो वो आपको वैल्यू रिटर्न करता है। या वेरिएबल के अंदर भी आप कोई इनपुट देते हैं, वेरिएबल के अंदर आपका भी इनपुट। स्टेटस 200 आ गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वी रिसीव सम इंफॉर्मेशन। हाउ शुड आई चेक व्हाट इंफॉर्मेशन डिड आई रिसीव एक्चुअली? क्या रिसीव किया है मैंने अभी? लेट्स सी। तो हमारे पास एपीआई से रिस्पॉन्स किस में आता है? जैसॉन में आता है, और जैसॉन हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हमेशा जैसॉन में नहीं आता, हमेशा जैसॉन में नहीं आता। कब एपीआई आपको बताएगा, जब आप वेबसाइट पे जाएंगे ना उनकी, तो वो आपको दिखा रहा होगा। देखें, क्या लग रहा है रिजल्ट किस शक्ल में देगा ये आपको? किस शक्ल में देगा? यहाँ से देख के बता देना आप। जैसॉन की शक्ल में देगा, ये खुद बता रहा है। लेकिन कभी कभी आप वेबसाइट पे जाएं तो वो आपको बताता है भाई मैं जैसॉन की शक्ल में नहीं दूंगा। मैं कैसे दूंगा? मैं एचटीएमएल में, मैं एक्सएमएल में दूंगा, मैं कोई और स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे सकता हूँ। तो यहाँ पे ये बता रहा है दिस विल रिटर्न द एक्सचेंज रेट फ्रॉम योर बेस कोड टू ऑल द करेंसी वी सपोर्ट। ये वेबसाइट रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। सबसे पहले तो क्या रिजल्ट लिखा हुआ आएगा? सक्सेस। ऑब्वियसली 200 का मतलब तो आ ही सकता है। तो हमारा रिजल्ट किस शक्ल में आने वाला है? जैसॉन की शक्ल में। कौन बता रहा है? वेबसाइट बता रही है। तो आप लोगों ने एज्यूम नहीं करना कि जो आज हम इधर कर रहे हैं वही हम हमेशा वैसे ही रहेगा। कभी कभी तो रिजल्ट आता है बाइट्स की शक्ल में। किसकी शक्ल में? और बाइट्स तो हमें कभी समझ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ समझ सकता है सिस्टम। वो कौन समझ सकता है? सिस्टम समझ सकता है। आइए मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, फिर इस पे मैं वापस आता हूँ। यूसीआई की मशीन लर्निंग रिपोजिटरी है आपके पास। इधर तो डेटा सेट मशीन लर्निंग करते रहे आप इसमें से। तो अगर आप इधर की वेबसाइट पे जाएं
देखिए मैं रिस्पॉन्स चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिस्पॉन्स हमेशा जैसा ऑन नहीं है। इवन कि अभी भी मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, जब स्टेटस दिखाया है। रिस्पॉन्स मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये मशीन लर्निंग की रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब होता है फोल्डर। इसमें बहुत सारे आपको डेटा सेट मिले, देखते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे डेटा सेट हैं। हार्ट डिजीज का है, अडल्ट का है, वाइन का है, डायबिटीज का है, नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हेल्थ सर्वे 2020, पता नहीं क्या क्या है, एड्स क्लिनिकल ट्रायल्स ग्रुप, सीडीसी डायबिटीज हेल्थ, लार्ज स्केल वेव एनर्जी फार्म सपोर्ट टू, ड्राई बीन्स डेटा सेट। देखते जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और डाटा ही डाटा है आपके पास। या अगर आपको कुछ डाटा है पता है तो वो आप कर सकते हैं। कल मैं था दूसरी यूनिवर्सिटी में, उसका नाम नहीं लूंगा, तो वहां पे हम लोग डेटा सेट पे काम कर रहे थे। उसी डेटा सेट को मैं यहाँ पे दिखा था। वो था एक बाइक से रिलेटेड डाटा ना। आप आजकल जो, मैं उन लोगों को भी यही बात कह रहा था कि आजकल ये कॉन्सेप्ट है कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया, बाइक पे चलते हैं, बाईसाइकिल पे। किस पे चलते हैं? बाईसाइकिल। तो ये कॉन्सेप्ट बाहर तो आ चुका है। ठीक है, जब मैं बाहर था तो मैंने भी ये देखा था कि आपके पास जो है एक ऐप होती है उस कंपनी की, उस बाइक कंपनी की। और आप जाते हैं, आप उसके पीछे जो है ना, बिल्कुल पीछे पीछे होता है, कभी आगे हैंडल पे होता है, वो क्यूआर कोड लगा होता है। आप उसको स्कैन करते हैं, वो अनलॉक हो जाता है। लेकिन आपकी जो ऐप है वो टॉपअप होनी चाहिए। जैसे कॉल करने के लिए आपका जो नेटवर्क है, वो सिम जो है वो टॉपअप होनी चाहिए, देन यू कैन मेक अ कॉल। इसी तरीके से वो आपकी एप्लीकेशन, अगर वो लेट सपोज उसका नाम है बाइक शेयरिंग, तो बाइक शेयरिंग कंपनी है उसकी, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसको आप टॉपअप करवाएं अपने बैंक के थ्रू। जैसा आप अपने बिल्स अदा करते हैं, यूटिलिटी बिल, और फिर आप जाके इसको स्कैन करें, वो अनलॉक हो जाती है। अनलॉक होती है, आप उसको राइट करेंगे, जितना आपने जहाँ से स्टार्ट किया जहाँ पे एंड किया, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद वो आपको चार्ज करेगा आपकी एप्लीकेशन के अंदर। और वो आप खुद ही फिर मैन्युअली लॉक कर देंगे। लॉक मीन्स योर जर्नी इज एंड। तो वो खुद ही चार्ज कर देगा और देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, कर देगा उसको। ट्रस्ट ट्रस्ट ऑन दी एप्लीकेशन। अच्छा, ये होता है रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स के लिए, जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया, रजिस्टर्ड किया, वो सारी चीजें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अनरजिस्टर्ड भी थे, कैजुअल थे। कौन थे कैजुअल? कैजुअल कौन थे? इतने सारे लोग आए हुए हैं, क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वेकेशन पे आए हुए हैं, घूमने फिरने आए हुए हैं, तो वो क्या करते थे? वो अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड, उनको पता है मैं तो आया 15 दिन के लिए, मैं क्या करूँ, तो वो क्या करते थे? उनके काउंटर्स भी बने होते थे। तो काउंटर्स पे जाते थे, वो कहते थे कि भाई क्या कहते हैं, आई नीड अ बाइक। तो वो कहते थे सर कितना मैं आपको बाइक के ऊपर चार्ज कर दूं कि वो आप कर दें। तो वो कहता था मैं चाहता हूँ कि मैं इतना डिस्टेंस चले जाऊं, या मैं इस लोकेशन से उस लोकेशन चले जाऊं, तो वो भी वो डिस्टेंस खुद ही कैलकुलेट। तो वो अपने सिस्टम से टॉपअप करते थे और वो कहते सर आई आई हैव अनलॉक दिस बाइक, बाइक नंबर 22। तो फिर आप 22 नंबर बाइक पे जाओ, वो अनलॉक मिलेगी आपको, क्योंकि आप चार्ज हो जाएगा। फिर आप उसको आप राइड करो या आप ना करो, वो चार्ज हो चुकी है। आप नहीं करोगे, कोई और राइड कर लेगा, तो वो इतना डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। उसके बाद जो है, जब डिस्टेंस के करीब आते हैं, क्योंकि वो ऐप से तो कनेक्टेड होता नहीं है, तो उसमें एक थोड़ा साउंड आना शुरू होता है कि इस मीन के आपका टाइम ओवर होने वाला है कुछ इस तरीके से। फिर आप अपनी बाइक वहां पे खड़ी करके चले जाते हैं, क्योंकि वो फिर ऑटो लॉक कर देते हैं अगर आप नहीं करोगे तो उस चीज को, क्योंकि आप रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड तो जितना चाहे चलाए, तो वो उसकी ऐप से कम। तो मेरे पास ये बाइक शेयरिंग का डाटा है हमारे पास। अगर इसको भी मुझे अपने सिस्टम में डायरेक्टली लाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? कहाँ से हो गया ये? अच्छा, ये आ गया, सॉरी। ये मेरे पास बाइक शेयरिंग का डाटा आ गया। इसको मैं क्लिक करूंगा। अच्छा, ये मशीन लर्निंग का सारा डाटा है, क्योंकि हम मशीन लर्निंग पे पहुंचे नहीं है। रिग्रेशन का प्रॉब्लम है। रिग्रेशन क्या प्रॉब्लम होती है कि हम लोग आगे जाके देखेंगे। यूजुअली आप लोग क्या करते हैं? आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से डाटा को, ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते? डाउनलोड कर लेते हैं। मैं डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा वही वेटर वाला काम। मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, आई एम अ क्लाइंट, एपीआई विल टेक माय रिक्वेस्ट टू दी सर्वर, जो मैं यूआई के थ्रू कर रहा हूँ। अब मैं फाइनली क्या करूंगा, यहाँ पे जो है वो क्लिक करूंगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा। ये काम मैंने अब मैन्युअली, मतलब क्लिक के थ्रू नहीं करना, मैंने अपने रिक्वेस्ट भेजनी। क्यों रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ? मैं ऐसे डाउनलोड क्यों नहीं कर लूँ अपने पास? इजी है ना। क्यों सीखूं मैं पाइथन, और पाइथन के थ्रू एनालाइज करने के अलावा एक बात, ये डाटा कभी भी अपडेट हो सकता है। स्टॉक का डाटा हर रोज अपडेट हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पीएसएक्स। उसका डाटा आप रोज हिस्टोरिकल डाटा पे काम करेंगे? क्या करेंगे? एपीआई की कॉल करवाएंगे ना उसको, कि वो आपको लेटेस्ट डाटा दे, अभी का डाटा दे।
या आप पुराने हिस्टोरिकल डाटा पे काम करो। क्रिक इन्फो का डाटा है, कल पाकिस्तान में गेम हुआ, आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का गेम है, तो क्या आप हिस्टोरिकल डाटा डाउनलोड करके क्रिक इन्फो पे जाएंगे? क्रिक इन्फो एक क्रिकेट की वेबसाइट है, तो क्या करेंगे आप? तो जहां पे भी लाइव डाटा होता है वहां पे आप डाउनलोड नहीं करते, वहां पे आप एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू भेजते हैं ताकि आप लाइव एनालिसिस कर सकें, जो भी अपडेट होगी उस बेसिस पे कर रहे हैं। एक मतलब आपने प्रोग्राम डिजाइन कर दिया जिसमें ग्राफ्स हैं, जिसमें एनालिसिस है, पूरा आपने डैशबोर्ड दिया, बस आपने उसको दोबारा रन करना है, वो दोबारा नया डाटा लेकर आएगा, दोबारा आपको एक अपडेटेड वर्जन देगा आपके एनालिसिस का, एक अपडेटेड ग्राफ देगा आपके वर्जन का। So that's the point. Rather than downloading a historical data, or rather, for example, it's the latest data. I downloaded now, तो फिर वो हिस्टोरिकली हिस्ट्री बन जाएगा ना। लेकिन अगर मैं ये ना करूँ तो एक तरीका है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे कह रहा है कॉपी लिंक एड्रेस, यही मेरा यूआरएल होगा। क्या होगा ये मेरा? मैंने ये कॉपी किया और मैं अपनी वेब इधर आया, मैंने कहा कि ये बाइक का यूआरएल है, बाइक का यूआरएल, और इसको मैं इन्वर्ट करूंगा। अच्छा, ये और उसमें फर्क है, आप देखो उसमें आखिर में यूएसडी लिखा था, क्योंकि दोनों की एपीआई की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अलग अलग है ना। मैंने आपको कहा एपीआई क्या होता है, कोई पूछे व्हाट इज एपीआई? एपीआई इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बस वो उसी के अंदर काम करेगा, इसके अलावा काम नहीं कर सकता। आप लोग जब जो एपीआई होती है वो भी एक्चुअली यूआरएल, एपीआई क्या है? एपीआई भी यूआरएल है, वो एचटीटीपी ही होता है। वो भी क्या होता है? ओवर द इंटरनेट ही रिक्वेस्ट जारी होती है, उसको वो कहते हैं एपीआई, यानी कि आप वो डाटा को फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यूआरएल एपीआई होता है, चाहे वो आप ब्राउजर पे रन करें या उस पे। हाँ, लेकिन जो एपीआई होगी वो अलग एक डिफरेंट यूआरएल होगा। जो आप वेबसाइट पे रन कर रहे हैं वो कुछ और यूआरएल होगा, और अगर डाटा फैच करना है तो वो एक अलग यूआरएल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे लिखा api.exchangerate.api, लेकिन यहाँ पे ये चीज लिखी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा www.exchangerate। तो ओवर दी ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजने का तरीका अलग है, और एपीआई के थ्रू डाटा को फैच करने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों ही यूआरएल है। लेकिन ये भी एचटीटीपीएस से शुरू हो रहा है, लेकिन ये ब्राउजर पे रन हो रहा है, ये भी एचटीटीपीएस से शुरू हो रहा है, लेकिन इसके बाद एपीआई आ रहा है, एपीआई डॉट। तो इन्होंने क्या कर दिया, यूआरएल को स्पेसिफिक फॉर दी डाटा बना दिया कि आप इससे डाटा ले सकते। ये कैसे होगा मेरे दोस्तों? ये यूआरएल है, लेकिन ये डाटा हम फिर भी फैच करवा सकते हैं। किस तरीके से करवाएंगे? रिक्वेस्ट के थ्रू। रिक्वेस्ट डॉट क्या करेंगे हम लोग? रिक्वेस्ट डॉट गेट। गेट करेंगे तो हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए? कुछ तो आना चाहिए, जरूरी नहीं है। मैं कह देता हूँ कि आरईएस लिख देता हूँ, देखते हैं क्या आता है मेरे पास रिस्पॉन्स। 200 आ गया तो फाइन, अच्छी बात है। नहीं आया तो बस इसका मतलब है कि हमारी भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो स्टेटस कोड जाके देखेंगे। क्या देखेंगे? यार ये 400 दे रहा है, 400 क्या मतलब होता है? यार ये 403 दे रहा है, 403 का क्या मतलब होता है? यार ये मुझे 404 दे रहा है, ये 404 जाके देखें। मैंने जब भी आपको मुंह खोल के दिखाया, तो आप लोगों ने हर मर्तबा 200 के एक्सपेक्टेशन तो करनी है, लेकिन नेसेसरी नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या आता है, 200 ही आता है। अच्छा, मैंने इसको रन किया तो कह रहा है रिस्पॉन्स 200, ये वैसे भी दे रहा है। और दूसरा तरीका क्या था? स्टेटस कोड एट्रीब्यूट लिख के, वैसे भी आपको पता चल रहा है। स्टेटस कोड देखेंगे तो जब भी आपको ये बता रहा है। अब ये डाटा मैं अपने पास कैसे लेकर आऊं? ये डाटा मैं अपने पास कैसे लेकर आऊं? अपने सिस्टम में, अपनी जहां पे मेरी वो है, क्या कहते हैं, ये यहाँ पे कैसे लेकर आऊं बाइक का डाटा? डाउनलोड करता तो मेरे पास आता ना डाउनलोड होके, या नहीं आता, बताएं आप। तो मेरे पास ये डाउनलोड कैसे होगा? स्टेटस को उसने कह दिया 200। तो फिर काम करते हैं, पहले पुराने वाले रिस्पॉन्स पे, फिर आते हैं वापस इस वाले रिस्पॉन्स। तो पुराना हमारा रिस्पॉन्स था, अच्छा इसका नाम मैंने आर ई एस लिखा हुआ है, और इसका नाम मैंने लिखा है REONS रिस्पॉन्स। तो इधर काम करते हैं पुराने वाले रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स का डाटा कैसे आना था? जेसन में आ रहा था। कौन बता रहा है? कौन बता रहा है ये बात? डॉक्यूमेंटेशन बता रही है, वेबसाइट बता रही है, मैं नहीं कह रहा। तो रिस्पॉन्स के अंदर एक मेथड होता है जेसॉन का। अब देखें, मैंने जेसॉन की लाइब्रेरी यूज नहीं करी, रिस्पॉन्स का एक अपना मेथड है। मैंने वो जेसॉन वाली लाइब्रेरी यूज नहीं करा, उसमें तो मैं लिखा जेसॉन डॉट लोड। लेकिन रिस्पॉन्स के अंदर एक अपना मेथड है। मेथड क्यों कह रहा हूँ? मेथड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ब्रैकेट लगा रहा हूँ तो जब भी मैं कह रहा हूँ ये मेथड है, और ये मुझे क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए? अगर 200 आ गया तो डाटा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? तो देखते हैं कि क्या ये मुझे यूजी का डाटा दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। यूएसडी का देगा ना डाटा। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, और ये मेरे पास आ गया यूएसडी का डाटा।
वाह। और ये किस शक्ल में आ रहा है? टाइप चेक कर लेते हैं। जब टाइप चेक कर लेंगे तो हमारे को थोड़ा इत्मीनान हो जाएगा कि यार डिक्शनरी तो हमारा होम टाउन है एक तरीके से। तो डिक्शनरी से काम करना तो इसने क्या किया, जो रिस्पॉन्स आपका जेसॉन में आ रहा था, तो डॉट डॉट जेसॉन यूज करेंगे तो लोड वाला काम करेगा। कौन सा वाला काम करेगा? और लोड क्या काम करता था? पाइथन के ऑब्जेक्ट में रिजल्ट देता था। तो यहाँ पे ये जो जेसॉन है ये क्या काम कर रहा है? जेसॉन डॉट लोड वाला काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? जेसॉन डॉट लोड। तो अगर आप रिस्पॉन्स के अंदर पहले से उन्होंने फंक्शन बना के रखा हुआ है कि अगर आप रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन करेंगे तो वो जेसॉन के डाटा को किसमें कन्वर्ट करके देगा आपको? पाइथन में। और पाइथन का वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिक्शनरी। और डिक्शनरी में काम करना तो हम सबको पहले से आता है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाऊं ताकि मेरे पास रिजल्ट वर्टिकली आ जाए, तो वो कैसे होगा? कितनी कीज है इसके अंदर, कितना डाटा अवेलेबल है हमारे पास? अब आप लोगों से डिक्शनरी का टेस्ट, हाउ टू चेक हाउ मेनी कीज आर अवेलेबल इन माई दिस डाटा? यूएल डिक्शनरी डॉट कीज, डिक्शनरी डॉट कीज। तो हमारी डिक्शनरी का नाम डिक्शनरी नहीं है, क्या है? यूएसडी डॉट कीज। और अगर याद नहीं है तो DIR, अगर याद नहीं है तो डायरेक्टरी, डायरेक्टरी में तो सब मिल जाएगा आपको। तो हमारे पास सिर्फ ये चीज है, प्रोवाइडर कौन है इस डाटा का। वार्निंग आ रही है, वार्निंग क्या आ रही है? वार्निंग इज अपग्रेड टू द V6। और हम किसको यूज कर रहे हैं? V4। V4 क्या है? फ्री है। अच्छा अभी हम इसकी वैल्यू भी देखेंगे कि V4 के अंदर, क्योंकि डिक्शनरी क्या होता है? की वैल्यू पेयर। वैल्यू में क्या बता रहा है? टर्म्स है। इस एपीआई को इस्तेमाल करने की टर्म्स एंड कंडीशंस। बेस क्या है? यूएसडी। किस करेंसी को हम कहते हैं बेस करेंसी? डेट। और टाइम लास्ट अपडेट कब किया था ये वेबसाइट पे। तो देखिए कितना अच्छा फायदा हो रहा है कि मुझे लेटेस्ट वैल्यूज मिलेंगी। आज यूएसडी का रेट कुछ और होगा, यूएसडी अगेंस्ट ऑल द करेंसी रेट कुछ और होगा, कल कुछ और होगा, तो हमें लेटेस्ट मिलेगा। और हमारे पास रेट्स की भी एक है। तो अगर मुझे सिर्फ रेट्स की देखनी है तो क्या देख सकता हूँ मैं? कैसे देखूंगा मैं? डिक्शनरी के अंदर से किसी भी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने का क्या तरीका होता है? उस की का नाम दे दें। उस की का नाम कैसे देंगे? ऐसे दे दें, एस। तो मेरे पास यूएसडी अपने साथ क्या, यूएसडी का अपने साथ क्या होगा? वन ही आएगा ना। यूएसडी टू यूएसडी क्या आएगा आंसर? वन। यूएसडी टू एईडी क्या आएगा आपका? धर्म में, एमरेल्स धर्म में 3.6। ब्रैकेट क्यों लगाया ये मैं आपको? अच्छा भाई सवाल ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया, किस पहले तो ये था आप में से किसके पास इस चीज का जवाब है? स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया हम लोगों ने? जिस तरह लिस्ट के अंदर से आप इंडेक्सिंग देते हैं, लिस्ट के अंदर आप क्या देते हो? इंडेक्सिंग 0 1 2। तो वो उसकी क्या देता है आपको? वैल्यू देता है। इसी तरीके से डिक्शनरी के अंदर आप की दोगे तो उसकी वैल्यू देगा। क्योंकि डिक्शनरी क्या होती है? अनऑर्डर्ड होती है। डिक्शनरी क्या होती है? अनऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट है। लिस्ट क्या है? एक ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट है। तो लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग क्या चल रही होती है? 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। और डिक्शनरी में क्या चल रहा होता है? डिक्शनरी में ऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि की का कॉन्सेप्ट। की देंगे तो उसके अगेंस्ट क्या देगा? वैल्यू। अच्छा हमने हमने डिक्शनरी के अंदर हमारे पास एक की रेट्स, तो मैंने जब रेट्स दिए एज अ इंडेक्स, तो मुझे उसने उसके अगेंस्ट वैल्यू दे दी। और वैल्यू किस शक्ल में है? वैल्यू किस शक्ल में? डिक्शनरी। तो इसका मतलब है, मैंने आप लोगों से पहले कहा था ना, डिक्शनरी के अंदर कौन कौन सी कीज हो सकती हैं? कौन कौन सी कीज हो सकती है डिक्शनरी में? लिस्ट और डिक्शनरी के अलावा एनीथिंग वुड बी द की। लेकिन वैल्यूज क्या हो सकती हैं? वैल्यूज में तो कोई आपके पास जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप देखें कि एक की के अगेंस्ट आपको दोबारा एक डिक्शनरी मिल रही है। और अगर मुझे पीकेआर देखना हो तो क्या करूंगा? आप देखिए मुझे रिजल्ट यहाँ पे डिक्शनरी मिला है। तो मैंने डिक्शनरी के अंदर की दी तो मुझे अगेन डिक्शनरी मिली। अब उसके अंदर जाना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा? एक और की देनी पड़ेगी। क्योंकि डिक्शनरी थी, उसकी की दी, तो फिर दोबारा डिक्शनरी मिल गई। फिर मैं की दूंगा, अगर फिर डिक्शनरी मिल गई तो फिर की देनी पड़ेगी। फिर डिक्शनरी मिल गई तो फिर की देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा है नहीं। तो मेरे पास इसका आंसर यहाँ तक क्या है? यहाँ तक आंसर क्या मिला है मुझे? एक डिक्शनरी मिली है। क्या मिली है मुझे? डिक्शनरी मिली है। डिक्शनरी थी, की दी, दोबारा डिक्शनरी मिल गई। अब उसके अंदर दोबारा जाना है तो क्या करूंगा? दोबारा की दे दूंगा। मुझे पीकेआर देखना है, पीकेआर कैसे लिखा हुआ होगा? कैपिटल में, स्मॉल में? कैसे पता चल रहा है आप लोगों को ये बात? पैटर्न देख के पता चल रहा है ना। यूएसडी भी कैपिटल है, एईडी भी कैपिटल है, तो पीकेआर कैसे होगा?
ये आज का रेट है और अभी का रेट है ओपन मार्केट में। यही है ना, कल इतनी ऐसी कोई न्यूज आ रही थी आप, ठीक है, कुछ 281 पॉइंट, ये आज 279 समथिंग कुछ बड़ा है। चले बड़ा है, कोई मसला नहीं। 277, तो दिस इज द लेटेस्ट रेट, दिस इज द लेटेस्ट रेट। अच्छा, वेबसाइट टू वेबसाइट भी रेट वेरी करते हैं, तो व्हाट वी सी के हमारी हुकूमत उसको क्या डिक्लेयर करती है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मुझे कैनेडियन देखना होता तो मुझे यूएसडी टू, तो मुझे ये क्या मिल रहा है, यूएसडी टू पीकेआर, क्या मिल रहा है मुझे, यूएसडी टू। क्यों कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल डाटा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल को मैं दोबारा आके रन करूंगा तो जो रेट होगा, अभी तो 279 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, कल जो रेट होगा वो जब मैं रन करूंगा तो वही दिखा रहा होगा, 279.61 नहीं दिखा रहा होगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ रिक्वेस्ट सेंडिंग थ्रू अ एपीआई रादर देन डाउनलोडिंग हिस्टोरिकल डाटा, खास तौर पे ऐसे डाटा के लिए, खास तौर पे ऐसे। हाँ चलो, कोविड का डाटा है तो आपने हिस्टोरिकल डाटा पे काम कर लिया तो समझ भी आता है कि यार कोविड आगे खत्म हो गया, अब आप हिस्ट्री पे बात कर रहे हो तो आप समझ आते हैं 1947 में माइग्रेशन के वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कितनी जो है वो डेथ हुई, एक हिस्टोरिकल बात है, समझ सकते हो। पाकिस्तान ने फला मैच 2011 में इस टीम के साथ खेला, एनालिसिस कर रहे हो, हिस्टोरिकल डाटा है, समझ आती है। लेकिन अगर आपने ऐसे डाटा पे काम करना है जो रोज ही चेंज होता है, स्टॉक एक्सचेंज हो गई आपकी और दूसरी वेबसाइट हो गई, तो आपको क्या, अगर मुझे टिकट्स की, मेरी एक कंपनी है और मैं उसका एक डाटा साइंटिस्ट, और वो क्या करती है, वो टिकट सर्विसेज देती है, तो मैं क्या उनको किस तरीके से डाटा पे एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो मैं उनके कहूंगा ना कि यार मैं आपको एक एफिशिएंट, मैं डाटा साइंटिस्ट होने का क्या फायदा है कि उनको एफिशिएंट रहेगा। तो आपने देखा कि रिस्पॉन्स कैसे आता है, अब हम करते हैं आरईएस पे। आरईएस हमारे पास क्या था, हमारा आरईएस क्या था, वो बाइक शेयरिंग वाला डाटा था, कौन सा डाटा था हमारे पास, बाइक शेयरिंग वाला डाटा, तो आरईएस 200 का रिस्पॉन्स आ गया था मुझे पास। और रिस्पॉन्स पे हम जैसॉन लगाते हैं, तो जरा इस पे देखते हैं, जैसॉन लगाते हैं तो कोई एरर तो नहीं देता। हाँ, जैसॉन का नहीं हुआ तो फिर तो एरर देगा, तो देखते हैं ये क्या कहता है। अब जब ये थोड़ा टाइम लेता है ना तो डर वहीं से शुरू होता है कि कुछ एरर आने वाला है। ठीक है, एक्सपेक्टिंग वैल्यू लाइन वन कॉलम वन करेक्टेड जैसन डिकोडर, तो कह रहा है कि जैसन इसको डिकोड ही नहीं कर सकता, इसको डिकोडिंग का एरर दे रहा है आप। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी और डाटा में है, और वो जो और डाटा होता है ना उसको कहते हैं कंटेंट, क्या कहते हैं हम, कंटेंट। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए था, जेसॉन नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्स डॉट आर ई एस, सॉरी, आर ई एस डॉट कॉन्टेंट। अब इसका डाटा क्या आएगा, आई डोंट नो, तो लेट्स सी क्या आएगा। ओ, कभी आपने एव स्ट्रिंग देखी, एव स्ट्रिंग, एव स्ट्रिंग देखी, एव स्ट्रिंग क्या होती है, मैंने करवाई है, मैंने तो नहीं करवाई ना, छोड़ दें आप। देखिए शुरू में लिखा हुआ बी, क्या लिखा हुआ है, बी, बी स्टैंड फॉर बाइट्स, क्या होता है, बाइट, और उसके बाद तो अल्लाह ही हाफिज, उसके बाद तो क्या हाफिज है, अजान हो रही है, अजान हो रही है, रुक जाए एक मिनट, थोड़ा सा आराम से बात।
ओके, लेट्स मूव। हमारे पास ये डाटा है बाइट्स के शक्ल में। अच्छा, अगर आप डाउनलोड करते तो आपका डाटा कहाँ पे आना था? आपकी ड्राइव पे आना था ना। आपको आप फोल्डर पे लेकर आते थे। इसको भी मुझे क्या करवाना पड़ेगा? अपनी ड्राइव पे राइट करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? कभी हम लोगों ने पहले कोई चीज राइट करी है आज तक? नहीं राइट करी ना। आज आप लोग पहली मतलब देखेंगे राइटिंग किस तरह होती है। आइए जरा देखते हैं राइटिंग कैसे होगी। हमारे पास जिस तरह विद ओपन से हम रीड करवाते हैं, विद ओपन से हम क्या करवाते थे? रीड करवाते थे। अभी क्या रीड करवाया था आपने? करेंसी डॉट जेसॉन। तो आपने क्या लिखा था? करेंसी डॉट जेसॉन। इधर बाय डिफॉल्ट मोड होता है आर। मोड क्या होता है इधर बाय डिफॉल्ट? आर। आर माने read। अब मुझे एक डाटा, अच्छा, जब राइट करवाते हैं तो फाइल का नाम आप खुद देते हैं। फाइल का नाम आप क्या देते हैं? खुद देते हैं। मुझे पता है कि ये एक बाइट्स फाइल है, तो इसका मतलब ये जिप डाटा है। कौन सा डाटा है ये? जिप। और जिप का मतलब ये है कि इसमें मल्टीपल डाटा सेट्स हो सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय डॉट जिप। जिप की भी फाइल आती है कि नहीं आती है? लेकिन जिप की फाइल में आप राइट तो करवा रहे हो, लेकिन राइट किस चीज को करवा रहे हो? बाइट्स को करवा रहे हो। किस को करवा रहे हो आप? बाइट्स को। तो वही है, जिस तरह रीडिंग करते हैं वैसे राइटिंग करते हैं। राइटिंग के वक्त आप जो भी नई फाइल का नाम देंगे वो राइट होगी। वो क्या होगी? राइट होगी। इसको आप कह देंगे एज एफ, क्योंकि बाइट्स में डाटा आ रहा है। तो फिर वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। हाँ, क्या लिखा हुआ था? हाँ, डॉट जिप भी लिखा हुआ था ना इधर। देखिए, अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी जिप लिखा हुआ है। कहाँ गया? हाँ, ये देखें, यहाँ पे भी जिप डाटा आ रहा है, वरना बाइट से भी मुझे पता चल गया था। तो जिप डाटा आना है, देखें यहाँ पे। तो मुझे एक जिप फाइल बनानी पड़ेगी। जिप फाइल मैंने कर दिया। अब ये तो मैंने फाइल क्रिएट की है। फाइल के अंदर राइट क्या करवाऊंगा? रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट। जो कॉन्टेंट आया वही राइट करवाऊंगा। तो कैसे राइट करवाते हैं? कैसे राइट करवाते हैं? एफ डॉट राइट। एफ डॉट राइट में क्या करवाऊंगा? रिस्पॉन्स डॉट, वही बाइट बाइट ही बाइट ही राइट करवाऊंगा। तो देखना यहाँ पे मेरे पास बाइट डॉट जिप की एक फाइल बन जाएगी, जिसमें सारा डाटा आ जाएगा। देखते हैं आता भी है कि नहीं आता, या सिर्फ कोई एरर देता है ये मुझे। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, तो ये रन हो गया, और ये मेरे पास जिप फाइल भी आ गई, और जिप भी बनी हुई है इसमें। जिप फाइल आ गई है 227 4 KB की। इसके अंदर डाटा क्या आया है? मल्टीपल डाटा आएगा, लेकिन दो CSV की फाइल है और एक TXT की फाइल है, तो ये आया। अच्छा, ये जिप डाटा है। जिप डाटा आने के बाद आप लोग क्या करते हो फिर? एक्सट्रैक्ट करते हो ना। क्या करते हो? आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो, और यहाँ पे लिखते हो कि एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट हियर। तो वो तीनों की तीनों फाइलें बाहर निकल के आ जाएंगी। तो हम लोग भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे ये API का पार्ट नहीं है, मैंने तो सिर्फ API के थ्रू डाटा लाना सिखाया है। लेट्स डू सम मोर फन। हम थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करना भी सीख लेते हैं। हमारे पास जिप फाइल को डील करने का एक मॉड्यूल मॉड्यूल उसका नाम भी जिप फाइल है। उसका नाम क्या है? जिप फाइल। ये एक मॉड्यूल है। जैसा कि जैसॉन एक मॉड्यूल था, CSV एक मॉड्यूल था, और क्या पढ़ा है जो भी हम लोगों ने पढ़ा, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जो एक मॉड्यूल था, जिप फाइल का मॉड्यूल अवेलेबल। अब मुझे जिप फाइल को क्या करवाना है? रीड करवाना है। क्या करवाना है मैंने? रीड। तो मैं दोबारा करवाऊंगा विद। अब मैं विद ओपन नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे जिप फाइल से काम चलाना है। तो मैं लिखूंगा विद जिप फाइल। और इसका एक मेथड है, उसका नाम भी जिप फाइल है, लेकिन उसका जेड और उसका एफ कैपिटल है, दोनों में फर्क है। देखिए, ये जेड कैपिटल आया है, इधर जेड स्मॉल था। जिप और FILE, जिप फाइल। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये एक एक्चुअल मॉड्यूल है, उसका एक क्लास या एक फंक्शन क्या है? जिप फाइल। जिप फाइल को मैं वही फाइल दूंगा, और फाइल का नाम क्या था? माइक डॉट जिप। यहाँ से उठा लें या यहाँ से उठा लें? यहाँ से भी उठा सकते हैं। अगर कोई जिप फाइल दे दे आपको डायरेक्टली, तो फिर आप वो पुराने प्रोसेस तो नहीं करोगे ना, तो फिर यहाँ से आप उठाना। तो मैंने तो मैंने खुद ही नाम दिया था, मैंने यहाँ से उठा लिया। और ये क्या, कौन से मोड पे होगा? रीड मोड पे होगा। तो देने की जरूरत नहीं। एज क्या लिखेंगे? फाइल लिख दें, एफ लिख दें, कुछ भी लिख दें, जो भी लिखना है। और क्योंकि ये जिप की फाइल है, तो अब इसका एक मेथड है एक्सट्रैक्ट ऑल। क्या मेथड है? एक्सट्रैक्ट ऑल। जब मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या नाम दूं? बाइक शेयरिंग लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? फोल्डर का क्या नाम दूं मैं? एक्सट्रैक्ट होगा तो फोल्डर ही निकल कर आएगा ना। क्या लिख देते हैं उसका नाम? बाइक शेयरिंग लिख देते हैं। तो देखें, एक नया फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया आएगा मेरे पास इधर। जैसे ही मैं रन करूंगा, तो यहाँ पे एक फोल्डर आएगा, उसका नाम होगा बाइक शेयरिंग। तो वो कौन सा डाटा होगा? वो अनजिप फाइल होगी। वो कौन सी फाइल होगी? अनजिप फाइल होगी। अनजिप फाइल होगी। जैसे मैं इसको रन करता हूँ,
तो यहाँ पे देखें ये अनजिप फाइल 1256 जो कि अभी टाइम हो रहा है आपका यहाँ पे 12:06। तो यहाँ पे मेरे पास अनजिप फाइल आ गए। अब मेरे पास डाटा कहाँ से आ गया, वही डाटा आ गया। अब डाटा आ गया तो मेरे लिए काम करना कौन सा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ समझाने का पर्पज ये था कि हर रिस्पॉन्स जैसा रिस्पॉन्स नहीं होगा, बाइट्स में भी हो सकता है, एचटीएमएल में भी हो सकता है। तो आहिस्ता 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 तो जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे ये तमाम चीजें हम लोग समझेंगे। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ तक? हाँ, उसके अंदर कंटेंट लिखेंगे तो वो फिर आपको कंटेंट आके मिल जाएगा। जैसॉन में वो जैसॉन कहते हैं कि जैसॉन दे दो तो मैं जैसॉन दे। ये तो बात हम लोगों ने कर ली रिक्वेस्ट की। किसकी बात कर ली? गेट रिक्वेस्ट। क्या मैं इसको डायनेमिक कर सकता हूँ अपने स्पोर्ट को कि भाई मुझे यूएसडी के साथ फिर जो है यूएसडी भी दे और कनाडा का भी दे और पीकेआर का भी दे? कैसे कर सकता हूँ डायनेमिक? मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे इनके रेट्स चाहिए और इसमें रेट्स में मैं लिख देता हूँ। कैसे लिखने में? कैपिटल में लिखना है ना। मैं मुझे चार पांच करेंसी के देखने हैं। यूएसडी का देखना है, पीके पीके आर का देखना है, अलग अलग डाटा देखना है। जिसमें अभी यूएसडी का देखा था ना हमने, पीके आर का देखना है और कैनेडियन डॉलर का देखना है, ठीक है। कैनेडियन डॉलर का देखना है। कैसे देख सकता हूँ हर डाटा अलग अलग? कैसे देखूंगा? लूप चलाऊंगा। क्या चलाऊंगा मैं? लूप चलाऊंगा। चेंज मैंने कहाँ पे करना है? मेरा एक्चुअल यूआरएल ये था। एक्चुअल यूआरएल मेरा ये था। इधर चेंजेस कहाँ पे करनी पड़ेगी मुझे? सिर्फ जहां पे यूएसडी है वहां पे कभी यूएसडी आएगा। तो सारी चेंजेस कहाँ पे होंगी? तो इसको मैं डायनेमिक कैसे बना सकता हूँ? इधर कॉन्सेप्ट आता है एव स्ट्रिंग का। कौन सा आता है? एव स्टैंड फॉर फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग। किसका कॉन्सेप्ट आता है? फॉर्मेट स्ट्रिंग का। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या कहती है? जैसा वो बाइट्स में बी पहले लिखा था, फॉर्मेट स्ट्रिंग कहती है एफ पहले लगा दो। क्या कर दो? पहले एफ लगा दो। इसका मतलब ये है कि ये एक डायनेमिक स्ट्रिंग बन जाएगी। डायनेमिक स्ट्रिंग कैसे बनेगी? जहां पे आपने चेंज करनी है वहां पे आप कर्ली ब्रैकेट बना दो। क्या बना दो आप? इस जगह पे मैंने चेंज करना है तो इस जगह पे पहले यूएसडी आएगा, फिर पीकेआर आएगा, फिर कैनेडियन डॉलर आएगा, फिर ए डाल दें, फिर जीबीपी डाल दें। आप जो डालना है डालें। कैसे चलेगा? लूप चला के चलेगा। क्या करेगा? लूप करके। कैसे? नीचे चलते हैं, इसको मैं यहीं छोड़ता हूँ। नीचे का आपको वर्जन बताता हूँ। किसके लिए? हाँ, कॉन्कैटिनेशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन कॉन्कैटिनेशन डायनेमिक, कॉन्कैटिनेशन भी हो सकती है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन वो डायनेमिक नहीं कहलाता। कॉन्कैटिनेशन भी, ये सही कह रहे हैं, मैं कॉन्कैटिनेशन का इसको भी करके दिखा देता हूँ। अच्छा देखिए, मैं लूप चलाता हूँ फॉर, इसको रेट नहीं कहते, इसको करेंसी कहते हैं। करेंसी भी नहीं कहते, करेंसी कोड कहते हैं। ये क्या है? करेंसी कोड है। ऐसा ही है ना करेंसी कोड? तो मैं कहता हूँ फॉर कोड इन सी कोड। ऐसा ही होगा। तो मुझे बताएं कोड के अंदर क्या, पहले कोड के अंदर क्या आएगा? पहला लूप चलेगा तो यूएसडी आएगा। तो आप यहाँ पे कोड लिख दें सीओडी। जैसे जैसे यहाँ पे कोड चेंज होता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पे चेंज होगा। तो पहले लूप में सीओडी के अंदर क्या होगा? यूएसडी। तो वो यूएसडी का डाटा दे देगा। यूएसडी का डाटा कैसे देगा आपको? आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट। और गेट में क्या जाता है? आपका यूआरएल जाता है। और पहले यूआरएल में इस जगह पे क्या आ रहा होगा? यूएसडी आ रहा होगा। और उसका आंसर क्या आ रहा होगा वो मैं प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट कैसे करवाएंगे हम? रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, जेसॉन में आएगा डॉट जेसॉन। और फिर मैं एक गैप दे देता हूँ। एक गैप का मतलब ये कि एक एम्प्टी, एक प्रिंट दे देता हूँ। प्रिंट के अंदर मैं बैक स्लैश एन दे दूँ। बैक स्लैश एन का क्या मतलब है? न्यू लाइन। बल्कि एक लाइन नहीं, बल्कि मैं दो लाइनें दे देता हूँ। डबल बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन और बैक स्लैश। तो पहले यूएसडी का प्रिंट होगा, फिर दो स्पेसेस आएंगी, फिर उसके बाद पीकेआर प्रिंट होगा, फिर दो स्पेसेस आएंगी, फिर यूएसडी प्रिंट होगा, कैनेडियन डॉलर का प्रिंट होगा, वो आएगा। ये सब कैसे हो रहा है? एवस्ट्रिंग की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? एवस्ट्रिंग। जब भी आप एवस्ट्रिंग यूज करें तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे? कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट में आप जो भी वेरिएबल चेंज हो रहा है वो डाल देंगे, तो आपको देगा। ये देखें यहाँ पे। इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि पहले हमारे पास कौन सा डाटा आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है। तो भाई पहले हमारे पास जो डाटा आया है वो आया है यूएसडी का। बेस करेंसी का है, बेस करेंसी इज यूएसडी। ये यूएसडी का रिस्पॉन्स आया है। फिर हमारे पास दो लाइन की स्पेस आएंगी। फिर हमारे पास किसका रिस्पॉन्स आएगा? पीकेआर का रिस्पॉन्स आएगा। पूरा बहुत बड़ा डाटा है, आप लोग देख लीजिएगा। और फिर हमारे पास दो लाइन की स्पेस आएगी और फिर हमारे पास किसका डाटा आ रहा है?
कैनेडियन डॉलर का डाटा आ रहा है, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? तो हमने लूप चलाना भी सीख लिया, हमने चीजें चेंज कर ली। अच्छा, डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि हाँ, आप इसको जो है वो कॉन्कैटिनेशन करके भी कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेशन करके कैसे कर सकते हैं? कॉन्कैटिनेशन का क्या मतलब होता है? अगर मैं लिखूं वकास और मैं यहाँ पे लिखूं अली, तो देखें, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे दूं तो ये दोनों मिल जाएंगे। ऐसे ही है, मिल गए। तो मुझे भी क्या करना है, मुझे भी तो उन दोनों को मिलाना था ना। तो मैं यहाँ पे एव स्ट्रिंग हटा देता हूँ, और क्या कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस स्ट्रिंग क्लोज करता हूँ, और इस स्ट्रिंग के आगे क्या लगा देता हूँ, एक और स्ट्रिंग लगा देता हूँ। और एक और स्ट्रिंग क्या है, कोड के अंदर खुद ही आ रही होगी ना। तो वो क्या हो रहा है, तो एक्चुअली ये क्या बनेगा, अगर ये पहला लूप बनेगा तो ये क्या जाके बन जाएगा पता है आपको? कमेंट्स में लिखते हैं क्या बनेगा पहले लूप में, ये इस जगह पे क्या आ जाएगा। तो ये जब प्लस हो जाएगा तो जो सिंगल स्ट्रिंग बनेगी तो वो कुछ इस तरह बनेगी, यूएसडी। कॉन्कैटिनेट हो रहा है ना। अच्छा, एव स्ट्रिंग में भी यही हो रहा था। फिर दूसरी मरतबा लूप चलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, EKR। और तीसरी मरतबा चलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कैनेडियन डॉलर। तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर मैं इसको रन करूंगा जब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप कॉन्कैटिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, और एव स्ट्रिंग के थ्रू। एव स्ट्रिंग इस वजह से कह रहा हूँ कि एपीआई में जब आप लोग डेटा पे काम कर रहे होते हैं तो ज्यादातर एव स्ट्रिंग का ही इस्तेमाल हो रहा होता है। एव स्ट्रिंग का क्या मतलब है कि आप कर्ली ब्रैकेट में, एव स्ट्रिंग की एक खास बात बता दूं। एव स्ट्रिंग स्ट्रिंग पे तो चल जाती है, लेकिन अगर आप एव स्ट्रिंग के अंदर कोई डिक्शनरी पास कर रहे हैं वो कैसे चलेगी? मिसाल के तौर पे, आए चले एक और रिक्वेस्ट पे आते हैं। अगली रिक्वेस्ट कौन सी थी, गेट रिक्वेस्ट तो कर ली हमने। अगली रिक्वेस्ट कौन सी होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। अच्छा, पोस्ट रिक्वेस्ट अभी अलाउ नहीं करेगा क्योंकि हम लोग फ्री अकाउंट पे कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको। कॉन्सेप्ट किस तरह होता है। पोस्ट रिक्वेस्ट में हमेशा डाटा को पोस्ट किया जाता है। किसको पोस्ट किया जाता है, डाटा को पोस्ट किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है, आपको एक एपीआई बताई जाएगी कि भाई इस एपीआई का इस्तेमाल करके आप पोस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं पोस्ट करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं पोस्ट करना चाह रहा हूँ कि यूएसडी टू पीकेआर अमाउंट इज $100। मैं क्या पोस्ट करना चाह रहा हूँ, यूएसडी, या मैं कुछ और पोस्ट करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं अपने अकाउंट पे चेंज करना चाह रहा हूँ। मेरा एक डाटा है। अच्छा, पोस्ट में दो तरीकों से डाटा, यूजुअली दो तरीकों से डाटा भेजा जाता है। वैसे तो वही तरीके हैं जैसे कि गेट के थे। मिसाल के तौर पे जेसॉन में डाटा भेजा जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में कोई आप डाटा भेज सकते हैं, या आप कोई फॉर्म की शक्ल में डाटा भेज सकते हैं, या आप एक्सएमएल की शक्ल में, या आप एचटीएमएल की शक्ल में, किसी भी शक्ल में डाटा भेज सकते हैं। तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट में कैसा डाटा भेजेंगे, पहले तो मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें जेसन की फॉर्मेट में भेजना है, जेसन की फॉर्मेट कौन सी फॉर्मेट होती है, डिक्शनरी यूजुअली। तो मिसाल के तौर पे मैं एक, अच्छा, यूजुअली जब आप डाटा भेजते हैं ना, तो मैंने अक्सर देखा है जो हमारे डेवलपर्स होते हैं वो लिखते हैं पेलोड। क्या लिखते हैं वो, पेलोड के नाम से डिक्शनरी बना रहे होते हैं। पता नहीं क्यों बना रहे होते हैं, ये आप लोग सर्च कीजिएगा और मुझे नहीं पता। वो हमेशा वेरिएबल का क्या नाम रखेंगे, पेलोड। उसमें आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे आईडी इज इक्वल टू, आईडी लिखेंगे, लिखेंगे कुछ इस तरह लिखेंगे, abc@gmail.com। अच्छा, ये चलेगा नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा वो क्या लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे। अच्छा, डाटा को देने का भी तरीका कौन बताएगा, डिक्शनरी पास करने का तरीका भी कौन बताएगा, डॉक्यूमेंटेशन बताएगी। कौन बताएगा, डॉक्यूमेंटेशन। आपने डाटा पास कैसे करना है, तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपने कर दिया, आपने कहा दिया पासवर्ड है स्ट्रिंग में 1235DE, ये पासवर्ड है मेरा। और आपने कह दिया कि भाई ये आईडी, ये पासवर्ड आप यूज करेंगे, और आपने जाके मेरे लिए एक फोल्डर बनाना है। क्या बनाना है आपने, फोल्डर। और फोल्डर का नाम क्या होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन बताएगी कि यार आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या क्या चीजें कर। इसको भेजने का क्या तरीका होगा, इसको भेजने का क्या तरीका होगा, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन बताएगा कि आप अपना आईडी देंगे, आप अपना पासवर्ड देंगे, और आपने फोल्डर अगर बनाना है तो फोल्डर का की यूज करेंगे, और फोल्डर का नाम आप बता देंगे भाई वकास फोल्डर, वकास फोल्डर के नाम से एक फोल्डर बना देते। ये पोस्ट कैसे होगा, अच्छा ये चलेगा नहीं, ये मैं आपको एक डमी एग्जाम्पल बता रहा हूँ कैसे चलेगा। रिक्वेस्ट डॉट डॉट पोस्ट, यस, पोस्ट, कोई ना कोई यूआरएल आएगा क्योंकि एपीआई के थ्रू डाटा जाएगा ना आपका, एचटीटीपी के थ्रू। ये वाला कैसे पास करें, दो तरीके हैं पास करने। अगर आपने
जेसॉन के फॉर्मेट में डिक्शनरी बनाई है तो यहाँ पे पैरामीटर यूज होता है जेसॉन। वो आपकी डिक्शनरी को ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा डेटा को, जेसॉन में। जिस तरह जेसन को डेटा को पाइथन में कन्वर्ट करता है, इस तरह जब आप पाइथन के थ्रू डेटा को भेजेंगे और जेसॉन का आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे तो वो आपकी पेलोड एक पाइथन डिक्शनरी उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, जेसॉन में, और सेंड कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, जेसॉन में कर देगा। लेकिन अगर आपका डाटा जो है वो ऑलरेडी जेसॉन में आपने कन्वर्ट किया, फिर कैसे भेजेंगे? अभी ये डाटा जेसॉन में कन्वर्टेड है, ये जेसॉन में कन्वर्टेड है। जेसॉन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या बताया था आप लोगों को, डम्स, DUMPS, डम। तो आप जब इस डाटा को डम कर देंगे जेसॉन में तो फिर ये ऐसे नहीं जाएगा, फिर ये ऐसे नहीं जाएगा, फिर कैसे जाएगा? इफ योर डाटा इन ऑलरेडी इन जेसॉन, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डाटा। क्या लिखना है आपने? दोनों में फर्क है। हियर यू आर सेंडिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट, भेज रहे हो आप लोग, पाइथन ऑब्जेक्ट भेज रहे हो। तो जब भी आप पाइथन ऑब्जेक्ट भेजोगे तो उसको बताओगे कि इसको तुम खुद ही जेसॉन में कन्वर्ट कर देना। और इधर आप क्या भेज रहे हो, जेसॉन ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, आपने खुद ही कन्वर्ट किया। जब आप जेसॉन ऑब्जेक्ट भेजोगे तो डेटा लिखोगे, जेसॉन नहीं लिखोगे। जेसॉन आप क्यों लिख रहे हो कि भाई तुम कर देना, और डेटा क्यों लिख रहे हो, यार आई आई हैव ऑलरेडी डन, ये जो मेरे पास डेटा आया वो ऑलरेडी जेसॉन में, तो आप डेटा यूज कर लें। समझ आ रही है बात की? तो जब भी आप पुल रिक्वेस्ट करते हैं तो आप कभी देखेंगे कहीं पे जेसॉन लिखा हुआ होता है, कहीं पे डेटा लिखा होता है। तो मैंने आज आपको इसका भी डिफरेंस बता दिया कि व्हाई जेसॉन का आर्गुमेंट यूज किया जाता है एंड व्हाई वी यूज द डेटा आर्गुमेंट। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? जेसॉन को कब यूज करना है, जब डाटा जेसॉन में नहीं होगा। और डाटा का आर्गुमेंट कब यूज करना है, जब डाटा आपका जेसॉन में कन्वर्टेड होगा। तीसरी बात, एक और भी वजह है कि हम डाटा डाटा का आर्गुमेंट क्यों यूज करते हैं। अगर हम कोई भी ऐसी चीज जो जेसॉन के अलावा है, अगर हमने वो भेज दी तो वो भी हम डाटा के थ्रू भेज, मिसाल के तौर पे मैंने अपना नाम लिख के भेज दिया स्ट्रिंग, मैंने अपना क्या लिख के भेज दिया, नाम लिख के भेज दिया स्ट्रिंग में। या मैंने कोई और डाटा, मैं कोई फॉर्म अटैच कर रहा हूँ इसके साथ, तो सारा का सारा किस थ्रू जाएगा, डाटा के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, डाटा। और जो जेसॉन है वो किसके थ्रू जाएगा, डिक्शनरी के थ्रू जा सकता है। किसके थ्रू जा सकता है, पाइथन की डिक्शनरी के थ्रू जा सकता है। तो होपफुली यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई हो। अब मैं आता हूँ एक और पॉइंट के अंदर। जेसॉन को, हाँ जेसॉन को जेसॉन ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है तो वो डाटा के थ्रू जाएगा। हाँ अगर जेसॉन नहीं है तो फिर वो जेसॉन, वो फिर जेसॉन आर्ग्यूमेंट के थ्रू जा सकता है, लेकिन मस्ट बी केयरफुल कि वो जेसॉन टाइप ऑब्जेक्ट हो। अगर वो जेसॉन टाइप नहीं है, कोई टेबल भेज रहे हैं, तो फिर वो डाटा के थ्रू जाए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है, ऊपर से गुजर रहा है आप लोगों के? अगर ऊपर से गुजर रहा है और आप नहीं पूछ रहे तो फिर ये फिर आपकी गलती होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों पे बात करते हैं। कभी कभी एपीआईज में आपके पास क्यूरीज भी होती हैं। क्या होती हैं आपके पास, क्यूरीज होती है। क्यूरीज क्या होती हैं, मिसाल के तौर पे आप कहना चाह रहे हो यार मैं तो सिर्फ यूएसडी टू पीकेआर ही देखना चाह रहा हूँ, तुम तो मुझे पूरे के पूरे रेट्स उठा के दिए जा रहे हो। तो क्यूरी पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं, क्यूरी पैरामीटर। क्यूरी पैरामीटर देने का तरीका ना हर जगह पे सेम ही मैंने देखा है। क्या होता है, आपका एक बेस यूआरएल होगा, आपका क्या होगा, एक कोई भी बेस यूआरएल होगा, यहाँ तक कोई भी एक यूआरएल होगा। अगर इसके ऊपर आपने क्यूरी लगानी है, क्यूरी का क्या मतलब है, कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट भेजनी है। क्या भेजनी है आपने, एक तो वो होगा कि वो डिफॉल्ट जो भी उसने बनाया होगा वो आपको भेज देगा। कभी आप ये कहते हैं ना शुगर कम रखनी है आपने, क्या रखनी है आपने, शुगर कम रखनी है, शुगर ज्यादा कर देना यार मुझे इस तरह का चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, सर आप कस्टमाइज करवा रहे होते हैं चीजों को। देखा है रेस्टोरेंट जाके कि यार मेरी चाय ऐसी रखना, मेरी टी का ऐसा होना चाहिए, यार कॉफी मुझे इस तरह चाहिए, अच्छा भाई मुझे कैपेचिनो है तो ऐसे लाके दो, लाटे है तो मुझे ऐसे लाके दो, ये कर दो वो कर दो, बहुत सारी रिक्वेस्ट चल रही होती है। तो अगर मैंने कोई क्यूरी पैरामीटर है और एपीआई हमें अलाउ करता है, तो वो क्यूरी पैरामीटर दिया किस तरह जाता है, यूजुअली वो दिया इस तरह जाता है कि आप यूआरएल में जो बेस यूआरएल होता है, जो भी बेस यूआरएल होता है, अच्छा ये खुद ही बताएंगे, ये खुद ही बताएंगे। कभी भी क्यूरी करनी हो ना आपने तो वो हमेशा स्टार्ट होती है किससे, क्वेश्चन मार्क से। किससे स्टार्ट होती है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, मैं कोई अपनी क्यूरी करना चाहता हूँ। क्वेश्चन मार्क का तो मतलब यही है कि क्वेश्चन करना चाहता हूँ। फिर वो आपको कहता है कि भाई, लेट सपोज वो कहता है कि भाई मुझे यूएसडी से पीकेआर में कन्वर्ट करना, बस मुझे एक ही रेट देखना है, मुझे बाकी रेट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा तो यहाँ पे बिजनेस ही नहीं होता, तो मैं ये रेट। तो वो कहेगा अच्छा, तो वो कुछ इस तरह आपको बताएगा कि भाई आप लिखें
पैरम 1, और पैरम 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यूएसडी होना चाहिए। और फिर ये क्या, अच्छा ये अटैच होते हैं, ये गैप नहीं होता, मैं तो गैप गैप दे रहा हूँ। यूआरएल देखना बिल्कुल मिले हुए होते हैं, आप कभी देखिएगा यूआरएल में कभी गैप नजर नहीं आएगा। अगर आप ये यूआरएल देखेंगे बिल्कुल कंटिन्यूस नजर आ रहा होगा, डैश बीच में आ रहा है। आप कोई भी यूआरएल देख लें, आपको कहीं पे भी स्पेसेस नजर नहीं आएंगे, ऐसा ही है कि नहीं है? तो स्पेसेस नहीं होते हैं यूआरएल। अच्छा फिर वो कहेगा, दूसरा पैरामीटर क्या देना था मैंने, देखिए यार वाला। तो जब आपने मल्टीपल पैरामीटर देने होते हैं तो आप एम्परसेंड लगाते हैं, स्मॉल एंड। क्या लगाते हैं, एंड। कभी देखना इस तरह की क्यूरी नजर आएगी, आप लोग एंड लगा होगा, फिर लिखा होगा पैरम। पैरम का मतलब है पैरामीटर 2। अच्छा ये पैरम 1 पैरम 2 मैं बोल रहा हूँ, हर डॉक्यूमेंटेशन के बोलने का अंदाज अलग अलग होगा। और वहां पे वो कहेगा कि यहाँ पे आप क्या देते हैं, PKR देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीजें होती हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन में आपको सारी चीजें। हमारा आगे जाके ना, जब हम थोड़े से ग्रो हो जाएंगे पैंडास के बाद, पूरा वेब स्क्रैपिंग और API पे एक पूरी और दुनिया मौजूद है जो मैंने कवर करवानी। ये इस वजह से कवर करवानी कि आने वाली चीजों में आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि अगर मैं ये अभी कवर ना करवाता तो बहुत मुश्किल हो जाता। आगे जाके हम API और वेब स्क्रैपिंग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस चीज को भूलना नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके इसकी कंटिन्यूएशन से होगा। तो उसकी कंटिन्यूएशन से होगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि जहां पे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है वहां पे कैसे एक्सेस किया जाता है। तो वो इसके आगे चीजें होंगी, तो ये आपको पता। तो आप हमेशा देंगे, अच्छा ये पैरम 1, ये ये आर्बिट्री है, ये मेरा अपना दिया हुआ है। वो वहां पे आपको बताएगा कि पैरामीटर पास करने का तरीका होता है, फॉर एग्जाम्पल पैरम, ये भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपने क्यूरी करनी है तो आप इस तरह देंगे, मल्टीपल क्यूरी लगाते जाएंगे तो बीच में क्या आता रहेगा, एंड। क्या आता रहेगा, एंड, एंड। और हर एंड के बाद एक की वैल्यू आएगी, हर एंड के बाद क्या आएगी, की वैल्यू। कौन सी की वैल्यू आएगी, डिक्शनरी वाली की वैल्यू नहीं, इस तरह वाली की वैल्यू, ऐसे की वैल्यू आएगी। अच्छा डिक्शनरी बनाने का ना एक और भी तरीका है। आप लोगों ने डिक्शनरी तो ऐसे तो बनाई होगी, आपने लिखा होगा नेम, और नेम में वकास लिखा होगा आपने, बीच में आपने क्या लिखा होगा, कॉलन लिखा होगा। फिर आपने सेशन अगर लिख रहे हैं तो आप सेशन में कुछ इस तरह लिख रहे होंगे, सेशन 1। डिक्शनरी इस तरह भी बनती है, लेकिन डिक्शनरी बनाने का एक और भी तरीका है, जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये की वैल्यू है। आए मैं आपको एक और तरीका बताऊं, शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो डिक्शनरी बनाने का तरीका। आप DICT यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, DICT। DICT में आप क्या करते हैं, की वैल्यू कैसे डालते हैं आप, की वैल्यू किस तरह डालते हैं आप लिखते हैं मिसाल के तौर पे, लिखेंगे नेम इज इक्वल टू वकास। तो आपने की किस तरह देते हैं, एज अ वेरिएबल देते हैं, और वैल्यू किस तरह देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में। अच्छा आपने लिखा सेशन, अच्छा ये नेम कैपिटल भी हो सकता है, आपने लिखा सेशन, और सेशन इज इक्वल टू आपने लिख दिया एक। तो देखें ये भी डिक्शनरी बना देता है। तो डिक्शनरी ऐसे भी बन सकती है। डिक्शनरी तो आप बताइए डिक्शनरी है कि नहीं है, आप बताइए डिक्शनरी की तरह है ना एक तरीके, क्योंकि डिक्शनरी ऐसे भी बन सकती है कि आप की को एज अ वेरिएबल नेम दें और उसके साथ वैल्यू असाइन कर दें, तो वो खुद ब खुद डिक्शनरी भी बना देगा। तो डिक्शनरी बनाने का तरीका ये भी होता है, और डिक्शनरी बनाने का तरीका ये वाला भी होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और डिक्शनरी का तरीका ये होता है कि आप एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाए, उसके अंदर दें और वैल्यू को असाइन कर दें, तो वो सारी डिक्शनरी के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वो हम जाके दोबारा रिवाइज कर लें आप लोग। लेकिन डिक्शनरी बनाने का एक तरीका ये भी होता है कि आप वेरिएबल के साथ वैल्यू असाइन करें, वो उसको क्या समझेगा, की वैल्यू। तो आप ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और तरीका क्या था, एम्प्टी डिक्शनरी बना दी, और फिर कहीं आप इसके बाद 5000 लाइंस पे पहुंच गए, आपने कहा यार मैंने डी के नाम से एक डिक्शनरी बनाई थी, तो आप क्या करते हैं, डी करके नेम करके और इसके साथ आप वकास असाइन कर देंगे, तो ऐसे भी डिक्शनरी की वैल्यू फिल हो सकती है। तो अगर आप डी को देखेंगे तो डी में वकास आ रहा होगा। तो हमने 3 तरीके देख लिए, कर्ली ब्रैकेट, की वैल्यूज, की अगर की स्ट्रिंग है तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा आएगा, वैल्यू स्ट्रिंग है तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा आएगा, तो आपने वो ख्याल रखना है। एक तरीका हमने पढ़ा कि डिक्शनरी का फंक्शन यूज किया, जिसमें हमने वेरिएबल के साथ नाम असाइन किया, तो उसने खुद की वैल्यू बना। वेरिएबल में आपको पता है ना, वेरिएबल तो स्ट्रिंग में नहीं होता ना। तो देखें ये नेम को मैंने एज अ वेरिएबल कंसीडर कर रहा हूँ, वेरिएबल के साथ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो वो खुद ही उसको की और वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है। और द थर्ड थिंग इज, अगर आपके पास एम्प्टी डिक्शनरी हो तो आप उसके साथ जाके की एज अ इंडेक्स देंगे और साथ वैल्यू असाइन कर देंगे, तो वो कर देगा जी डॉक्टर। वेरिएबल पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता ना, अगर मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ नम के नाम से, तो मैं नम इज इक्वल टू C6 लिखूंगा नहीं लिखूंगा,
तो और मैं नम को कॉल करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, 6 आएगा। तो वेरिएबल में कभी इन्वर्टेड कॉमास लगते ही नहीं है। अच्छा फाइनली मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वो इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे ना डेटा साइंटिस्ट में, उमर प्लीज, जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे डेटा साइंटिस्ट में तो आप देखेंगे, मैंने एव स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना तो सिखाया है। अगर एव स्ट्रिंग के अंदर डिक्शनरी आ जाए, मिसाल के तौर पे लिखा हो, एक काम करते हैं, करेंसी इज इक्वल टू पी के आर, एक वेरिएबल मैं ये बनाता हूँ, और बेस बेस करेंसी में बनाता हूँ यूएसडी, बेस करेंसी मेरी यूएसडी। मैं एक पेलोड बना रहा हूँ, मैंने जैसॉन की फाइल पोस्ट करवानी है, तो मैं वो लिख रहा हूँ पेलोड इज इक्वल टू, अच्छा जी, मैंने लिख दिया कि टू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, बेस करेंसी। अच्छा बेस में कभी यूएसडी आ सकता है, कभी पीकेआर आ सकता है, वो तो मैंने लिख सकता। और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूएसडी से मैं कह रहा हूँ फ्रॉम, फ्रॉम किस में कर रहे हैं, पीकेआर, लेट सपोज। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि जो करेंसी कन्वर्जन मुझे चाहिए वो जो भी मैं दूंगा वो, और मैंने कहा अमाउंट के मतलब $100 कितने पीकेआर बनेंगे, तो मैंने अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे दे दी। तो ये तो एक डिक्शनरी बन गई आप। लेकिन जब एव स्ट्रिंग लगाते हो ना मेरे दोस्तों, एव स्ट्रिंग लगाओगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी ना आपकी। मैंने आपको कहा था ना कि एव स्ट्रिंग में कर्ली ब्रैकेट वाली वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन एव स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं चलेगी। लेकिन ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है बताएंगे आप? नहीं डिक्शनरी तो है, डिक्शनरी के अंदर ये जो है ये तो वेरी करेगा। डिक्शनरी को एव स्ट्रिंग क्यों नहीं बना सकते? ये एक्चुअली कह रहा है कि ये इनवैलिड, आपने स्पेसिफायर ही गलत बताया आप। देखिए ना, टू, टू के अंदर मेरे पास अगर मैं यहाँ पे पीकेआर लग दूं, अगर मैं यहाँ पे पीकेआर सॉरी यूएसडी लिख दूं, जब भी आप डिक्शनरी यूज करेंगे तो आप डबल ब्रैकेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे आप? नीचे करते हैं, इधर नहीं, इधर तो एरर रहने दें आप। जब भी डिक्शनरी के साथ आप एव स्ट्रिंग यूज करेंगे, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, यानी कि एक्सपीरियंस लोगों को भी बहुत कम ही पता होता है, मैंने जितना नोटिस किया। जब भी एव स्ट्रिंग आप डिक्शनरी के साथ यूज करेंगे तो डबल ब्रैकेट आएगा, क्या आएगा, ये चल गया, ये चल गया। तो जब भी दोबारा से सिंगल स्ट्रिंग है तो वो मैंने यूएसडी चेंज करके बताया था जहाँ पे मैंने कोड लिखा था। लेकिन अगर आप डिक्शनरी को एव स्ट्रिंग में लेकर आ रहे हैं, तो डिक्शनरी नॉर्मल सिंगल, जो एक्चुअली डिक्शनरी होती है वो वैसे नहीं चलेगी, आपको एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसका रिजल्ट डिक्शनरी में ही आएगा, आएगा डिक्शनरी में ही, डबल ब्रैकेट के साथ नहीं आएगा। लेकिन वो उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, जेसॉन में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है, जेसॉन में, क्योंकि एव स्ट्रिंग ये इसमें ऑटोमेटिकली यूज करता है। तो जब भी आप पेलोड करके भेजेंगे और अगर अंदर डिक्शनरी आ जाएगी, तो माइंड रेट के आपको डबल कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं, वरना इनवैलिड फॉर्मेट स्पेसिफायर का एरर आएगा। इनवैलिड का मतलब है कि आपने वैलिड फॉर्मेट नहीं दिया। अब जैसॉन का डाटा हो गया तो आप जैसॉन का आर्गुमेंट यूज नहीं करेंगे, डाटा का आर्गुमेंट यूज करेंगे पोस्ट करते हुए, याद है ये बात? तो दिस इज ऑलरेडी इन JSON फॉर्मेट, तो यू विल यूज द डाटा आर्गुमेंट टू सेंड द डाटा, क्योंकि अब आप JSON डाटा भेज, अगर आप पाइथन भेजते तो फिर आप पाइथन की डिक्शनरी भेजते, आपकी पाइथन की डिक्शनरी नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप एंड देन वी कंक्लूड अवर सेशन। जी जी जी। हाँ इसको फिर इसको फिर आप लोड करवाना पड़ेगा, लोड एस, एस वाला लोड। हाँ ये इसको डायरेक्टली उसमें कन्वर्ट होना है। एव स्ट्रिंग में, जब एव स्ट्रिंग में आप ये यूज करेंगे डिक्शनरी, तो डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एव स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग ना, एव स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग, डिक्शनरी स्ट्रिंग नहीं है, तो ये आपको किसमें कन्वर्ट, डिक्शनरी को किसमें कन्वर्ट करके देगा? एफ, मैंने एफ क्यों लिखा था, फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए। तो आप फॉर्मेट स्ट्रिंग में एक डिक्शनरी दे रहे हो, वो कह रहा है ये क्या अजीब हरकत है, तो कह रहा है अच्छा आप डिक्शनरी दे रहे हो, मैं आपको स्ट्रिंग में ही दूंगा रिजल्ट। तो एव स्ट्रिंग इज ऑलवेज गिव यू द रिजल्ट इन स्ट्रिंग, एव स्ट्रिंग इज ऑलवेज गिव यू द रिजल्ट इन स्ट्रिंग, ये भूलना नहीं है आपने। आप डिक्शनरी पास करवाओ या लिस्ट पास करवाओ, कुछ भी पास करवाओ, रिजल्ट आपका स्ट्रिंग नहीं आने वाला है, ठीक है? जिस तरह के आप सिंपल स्ट्रिंग पास करते हो तो रिजल्ट हो जाता है। ये जैसॉन ही, जैसॉन इज, हाँ वो जैसॉन है, वो जैसॉन है ना। यानी कि आपने एक्चुअली क्या कर दिया, आपने उसको लोड करवा दिया
सॉरी लोड कह रहा हूँ, डम करवा दिया आपने जेसॉन फॉर्मेट। तो आप डम यूज करते, देखिए यूजुअली लोग क्या करते हैं, यूजुअली लोग ये यूज नहीं करते, यूजुअली लोग ये यूज नहीं करते एव स्ट्रिंग, वो डम यूज कर रहे होते, क्या यूज कर रहे थे, जेसॉन डम। उससे भी आंसर यही आने वाला है, ऐसे ही आंसर आएगा ना जेसॉन। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं, जिनको थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो डबल ब्रैकेट यूज कर रहे होते हैं, वो जेसॉन डॉट डम से नहीं आते। और अगर आप न्यू हैं तो आप जेसॉन डॉट डम्स यूज कर लें, तो जब भी आंसर यही आएगा, ऐसा ही है जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फिर चलते हैं। आज हम लोगों ने जेसॉन फाइल का देखा। जेसॉन फाइल इज वाइडली यूज to communicate the data from one component to other component, or one system to other system, or one server to other server, or one network to other। तो जेसॉन बहुत ज्यादा यूज होता है, और क्यों यूज होता है, जेसॉन जो है उसके हमने सिमिलैरिटीज देखी पाइथन के ऑब्जेक्ट के साथ, डिससिमिलैरिटीज देखी। अच्छा, डिससिमिलैरिटीज में एक और बात है, डिक्शनरी इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट एंड जेसॉन इज अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट फॉर्मेट। इसका किसी भी लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी भी लैंग्वेज के साथ अटैच हो जाता है। पाइथन के साथ जिसका मैंने आपको करके दिखाया, तो जेसन का ताल्लुक जावास्क्रिप्ट या किसी भी लैंग्वेज से नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट फॉर्मेट है। दिस इज अनदर डिसिमिलैरिटी विद पाइथन। और डिक्शनरी क्या है, वो पाइथन का ऑब्जेक्ट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमने जैसॉन के डाटा को देखा, जैसॉन के डाटा को लोड करवाना सीखा। फाइल से लोड करवाएंगे तो एस नहीं लगेगा। अगर आप डिक्शनरी, आप जो है क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट से लोड करवाएंगे तो उसमें एस लगेगा। दोनों में फर्क है कि इधर मैंने एस क्यों नहीं लगाया था और उधर मैंने एस क्यों लगाया था। ये आप लोगों ने ख्याल रखना है, वीडियो को दोबारा जाके देखेंगे तो आपको ज्यादा होगा, सवाल पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। लोड हो सकता है तो डंप भी हो सकता है, और अगर डंप हो रहा है तो एस क्यों लग रहा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अगर मुझे एक बात बताएं, आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है, उस टेक्स्ट फाइल में जो है वो डिक्शनरी आपने सेव करवा के रखी है, और मैं कह रहा हूँ कि वो उसको रीड करवाते ही आप उसको जो है ना उसमें कर दें, जेसॉन में कर दें, तो आप क्या यूज करेंगे। एक एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल आपके सिस्टम में यहाँ पे पड़ी हुई है, अगर आप उसको जो है वो रीड करवा के, मैं कह रहा हूँ कि एक टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर जो है वो डिक्शनरी है, आप उसको रीड करवाएंगे डिक्शनरी रिजल्ट आएगा ना, मैं कह रहा हूँ कि इसको डायरेक्टली जो है ना कन्वर्ट करवा दे उसमें जेसॉन में, तो क्या करेंगे, डम यूज करेंगे या डम्स यूज करेंगे। डंप यूज करेंगे। जब आप फाइल के थ्रू काम करते हैं तो विदाउट एस काम करते हैं, और जब फाइल के बगैर काम करते हैं तो विद एस काम करते हैं। तो अगर फाइल से कोई डाटा आ रहा होगा तो उसमें एस नहीं लगेगा, और अगर आपके सिस्टम में डाटा यानी कि इन्वायरमेंट में डाटा होगा तो वहां पे आपका एस लगेगा। जिस तरह कि आपने देखा कि आपके पास ये जो डाटा है ये कहाँ से आ रहा है, फाइल से आ रहा है, तो मैंने एस नहीं लगा। कोई भी चीज फाइल से आएगी तो उसमें एस नहीं लगेगा। तो मैंने यही कहा कि अगर फाइल से डिक्शनरी आ रही है उसको डायरेक्टली आपने जर्सन में डंप करवाना है तो आप DUMP डंप लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे। ये बात हो गई हमारी। हमने एपीआई के बारे में देखा, बहुत अच्छी एनालॉजी हम लोगों ने बनाई रेस्टोरेंट के हवाले से, कि एपीआई इज द वेटर ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। वो जो क्लाइंट से जो है ऑर्डर लेगा और ऑर्डर को प्लेस करेगा जाके सर्वर पे या डेटाबेस पे, वहां से हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, 200 द रिस्पॉन्स दैट सेज कि हाँ आपने जो ऑर्डर किया था वो आपको रिसीव भी हो रहा है। ज्यादातर डाटा आपको जैसॉन की फॉर्मेट में आता है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी होगी। अगर आपका डाटा जैसॉन की फॉर्मेट में नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप डाटा पे काम नहीं कर सकते। हमारे पास एक कंटेंट का भी एट्रीब्यूट अवेलेबल है रिस्पॉन्स के अंदर, उससे भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने बाइट्स का डाटा देखा, अच्छा बाइट्स के डाटा में हमने कुछ एडिशनल चीजें भी की, हमने उसको जो है वो राइट करवाया अपने पास, फिर उसको अनजिप करवाया अपने पास, तो ये भी करके देखा। फिर हम लोगों ने पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में देखा, पोस्ट रिक्वेस्ट में हमेशा डाटा पोस्ट होता है। जब आपका डाटा जो है वो पाइथन ऑब्जेक्ट में हो तो जेसॉन का आर्गुमेंट यूज करेंगे, अगर आपका डाटा जेसन फॉर्मेट में हो या कोई अदर फॉर्मेट में हो तो आप डेटा का आर्गुमेंट यूज करते हैं। फिर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एव स्ट्रिंग है उसको किस तरह डायनेमिक बनाया। अगर एव स्ट्रिंग में डिक्शनरी आ जाए तो डिक्शनरी में आपने फिर डबल ब्रैकेट लगाने हैं, सिंगल ब्रैकेट्स नहीं लगाने, डबल ब्रैकेट लगाना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, क्यूरी का भी मैंने किया था कि अगर आप क्यूरी पैरामीटर कहीं आता है तो वो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल होगा। कभी आप देखिएगा कि आप लोग कर रहे होंगे तो आप लोगों को है ना वो क्वेश्चन मार्क नजर आया करेगा। आप लोग पहले तो गौर से नहीं देखते थे, अब आप लोग कभी गौर से यूआरएल को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क नजर आएगा। उसके साथ ना की वैल्यू दिया हुआ होगा, क्या दिया होगा आपका, की वैल्यू। और हर की वैल्यू के बीच में एंड आ रहा होगा, इसका मतलब है मल्टीपल क्यूरी अगर आपने करनी है तो बीच में एंड लगाते जाएंगे जितना आपकी क्यूरी है। तो ये सब तमाम चीजें हम लोगों ने देखी कि हम किस तरीके से क्यूरी कर सकते हैं। लेकिन इट इज स्टिल नॉट एंड। आने वाले वक्तों में जब हम पैंडास को भी क्रॉस कर जाएंगे किसी वक्त जाके, तो हमारे पास वेब स्क्रैपिंग और एपीआई का पूरा एक सब्जेक्ट अवेलेबल है।
तो वहां पे हम डाटा को फिर एक्चुअली मैं बताऊंगा कि परफॉर्मेंस किस तरह है। अगर आपके एक क्रेडेंशियल होते हैं तो वो कैसे होते हैं, अगर आपको मुझे आपका अकाउंट यूज करना है तो आप मुझे क्या दोगे, पासवर्ड दोगे, कभी भी नहीं दोगे आप मुझे पासवर्ड। तो आप मुझे क्या दोगे एज अ डेवलपर कि मैं आपके लिए काम कर सकूं, क्योंकि एक नहीं एपीआई तो देंगे लेकिन मुझे आपके लिंक्डइन से कॉन्टेक्ट निकालने हैं आपके लिए, आपने कुछ काम करना है उस कॉन्टेक्ट को ईमेल भेजनी है। तो क्या करेंगे आप, तो अगर आप डेवलपर नहीं है तो आप एक डेटा साइंटिस्ट को दोगे, तो आप डेटा साइंटिस्ट को क्या अपना लिंक्डइन का आईडी और पासवर्ड देंगे। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि नहीं पासवर्ड नहीं दिया जाता, तो क्या दिया जाता है जिससे आप सिक्योर रहते हैं और आपका डेवलपर भी आपको काम करके दे देता है। तो ये सारी चीजें हम लोग आने वाले वक्तों में, क्यूरी का इम्प्लीमेंट इस तरह से नहीं किया, रजिस्टर्ड नहीं था, आगे जाके इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है एवरीवन, थैंक यू, इंशाल्लाह सी यू ऑन कमिंग संडे विद द टॉपिक ऑफ फंक्शन, ताकि हम उसको भी देख सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।